चलो सो अभी तक लास्ट आई थिंक 2 या 3 क्लास हुई है ना. उसमें रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस, इवेंट स्पेस, सिग्मा फील्ड, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, एक्सोमेटिक डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी फंक्शन, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, इंक्लूजन एक्सक्लूजन, यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में कवर किया है ना. यस सर. अब ठीक है, देखो सबसे पहले क्या है कि तुम लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होना चाहिए. जो भी सिलेबस में टॉपिक्स है वो आपको डेफिनेशन और उससे रिलेटेड थ्योरम्स क्लियर, तब क्वेश्चन कर पाओगे, है ना. कई बार बच्चे बोलते हैं सर आप जो कराते हैं वो तो हो जाता है, बाकी होते ही नहीं है. इसका मतलब ये है कि क्योंकि मैंने करा दिया, तुम्हें वो कैसे किया वो पता चल गया, इसलिए तुम कर पा रहे हो. अदरवाइज तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है, क्वेश्चन नहीं कर पा रहे बाहर के, तो या उस क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा है जिस लेवल तक तुम अभी पहुंचे नहीं हो. तुम्हारा लेवल धीरे धीरे इंप्रूव होगा ना, पूरे साल तैयारी इसलिए टाइम दिया गया कि तुम प्रैक्टिस करो. अब वो बच्चे जो लास्ट में तैयारी शुरू करते हैं तो तब तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. अभी से तुम क्या है, पहले आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करो, देन यू इंक्रीज लेवल, है ना, इस तरीके से. तो पहले टॉपिक समझना जरूरी है. सो यू फर्स्ट है ना गो थ्रू सिलेबस, एक बार सिलेबस के जो भी टॉपिक्स हैं वो एक बार अच्छे से समझ लो कि डेफिनेशन क्या है, उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज क्या है, और उसी में बेस्ट क्वेश्चन आते हैं. तो आसान क्वेश्चन के लिए थोड़ी आसान से एग्जाम या आसान से बुक उठा लो. प्रसन्ना साहू वाली बुक के तुम एग्जाम्पल एक्सरसाइज सॉल्व कर लो, तो एक बार तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगी, हाँ तुम बेसिक या एवरेज लेवल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो ना. प्रसन्ना साहू वाली जो बुक है प्रोबेबिलिटी स्टैट्स की, तो वो तुम एक बार एग्जाम्पल एक्सरसाइज कर लो. कम है उसमें, 4-5 एग्जाम्पल होंगे, 10-20 क्वेश्चन एक्सरसाइज में, तो इससे हो जाएगा. एक बार हो गया, फिर उससे थोड़ी डिफिकल्ट बुक उठा लो, उससे एग्जाम्पल एक्सरसाइज कर लो, या कोई डिफिकल्ट एग्जाम के जैम गेट, इस मतलब प्रैक्टिस करते रहो, धीरे धीरे लेवल इंक्रीज होगा. ऐसा नहीं कि मैंने अगर एक बार पढ़ा दिया तो तुम्हें सब आ गया, अब तुम्हें बोलूंगा तुम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, ऐसा नहीं होगा. क्योंकि सिर्फ मेरे पढ़ाने से ही नहीं होगा, वो तुम्हारे कितने एफर्ट्स है वो भी इंपॉर्टेंट है. तो उससे ही मेनली डिसाइड होगा कि तुम कितने क्वेश्चन कर पाओगे, किस लेवल क्वेश्चन कर पाओगे. तो ये है, मैं तो टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ, फिर जितने तुम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करोगे उतने तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे. फिर उस तरह क्वेश्चंस जितने डिफिकल्टी लेवल धीरे धीरे इंक्रीज होगी. तो ऐसा नहीं पढ़ा दिया सब आ गया तुम्हें, तुम्हें क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस करने होंगे, तब जाके चीजें और क्लियर होंगी. ओके ठीक है. तो इसमें कोई डाउट है तो पूछो. अभी तक जो हमने कवर किए हैं, अगर आपको कुछ कॉन्सेप्ट में डाउट है या आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं इस पे, अगर कुछ क्वेरीज हैं, डाउट्स है तो पूछ सकते हो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे. सर आपको एक क्वेश्चन मिला था. ओके ठीक है. मेडिसिन करो आपको, ठीक है सर. जी जी. एक मिनट, क्या पूछ रहे हैं. हाँ ओके. एक क्वेश्चन इन्होंने भेजा है, तो ग्रुप पे ही पोस्ट कर सकते हो. चलो मैं भेज देता हूँ, या ग्रुप पे ही भेज दो ताकि लोग है ना देख सकते हो, भी कर पाएंगे. थोड़ा रिफ्लेक्शन इसमें आ रहा होगा, लेकिन दिखेगा, जो लिखूंगा वो दिखेगा. थोड़ा ये वॉल का कलर ना ये येलो और रेड है, इसीलिए ऐसा हो रहा है, लेकिन देखते हैं हो जाएगा. ये क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा है, द क्वेश्चन इज कि देयर आर n बॉल्स इन अ जार, ठीक है ना.
ठीक है ना। क्वेश्चन देखो सब लोग ग्रुप में है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि देयर आर n balls in a jar labeled with 1 2 3 up to n. so there is a jar, suppose ये एक जार है, इसमें there are n balls, ठीक है। अब कह रहा है कि a total of k balls are drawn one by one with replacement, one by one with replacement. so So you are drawing k balls at random one by one with replacement to obtain a sequence of numbers. So you are collecting those numbers, है ना, labeled है वो, okay. So what is the probability that the sequence obtained is strictly increasing? So देखो, when you are this type of questions you are trying, so you don't try to solve for in general in the beginning. So you first try to fix that n. उससे आपको एक आइडिया मिलेगा, then you can simply get a pattern, ठीक है ना। तो इसमें देखो जैसे क्या करना है आपको, and the next part is what is the probability that the sequence obtained is increasing. एक मिनट, यहाँ क्या लिखा है, strictly increasing and then increasing. तो strictly increasing का मतलब है कि with replacement है numbers may be equal, है ना, consecutive may be equal, और here it is strictly increasing. Okay. So why don't you try for a smaller case? For example, so देखो एग्जाम में भी जब भी ऐसे क्वेश्चंस मिले जहां पे स्मॉल n के टर्म्स में क्वेश्चंस हो, स्मॉल n के टर्म्स में ऑप्शंस हो, सो यू डोंट सॉल्व फॉर n, उसमें बहुत डिफिकल्टी होगी और हो सकता है आंसर गलत हो जाए। तो इन द बिगिनिंग यू जस्ट फिक्स सम n, सो लाइक हियर यू फिक्स n इज इक्वल टू 2, मान लो n को मैंने 2 रख दिया सपोज, फाइन, एंड you are fixing n is equal to 2 and suppose k is 1, let's say k I take 1, so you have 2 balls in the jar labeled as 1 2, you are drawing one ball, so with replacement is not effective here क्योंकि एक ही ड्रॉ कर रहे हैं। so what is the probability that you will get a number increasing order? so this is just one ball, so probability of getting one ball is what? you just drawing one ball ना, so एक बॉल ड्रॉ करने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? हाँ 1/2 ना। so यहाँ सिंपली यू आर गेटिंग सिंगल नंबर, तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो कि दोनों ऑप्शन में सेम ही आंसर रहेगा, सो इन द बोथ ऑप्शन यू विल हैव सेम आंसर एक्चुअली, सो वो 1/2 रहेगा। यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी पूछा है कि तो यू आर ड्राइंग जस्ट वन बॉल, ठीक है ना, तो कोई भी सीक्वेंस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। सो आइदर यू विल गेट 1 और 2, सो द प्रोबेबिलिटी इज 1/2, राइट। सो इंक्रीजिंग ऑर्डर, ओके। इसको थोड़ा अभी तो आपके लिए नहीं हो रहा होगा, n को 3 रख के देख लो। सो नाउ व्हाट विल हैपन, यू हैव 3 balls in the jar, fine, so they are labeled as 1 2 3. now you are drawing, let's say k is equal to 2, okay, अभी आप ये समझो, so k is equal to 2 है। now so पहले तो ये बताओ सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स आएंगे यहाँ पे? so you are drawing 2 numbers, ऐसा समझ लो, you are drawing 2 numbers out of 1 2 3, यही मतलब हुआ ना। हाँ, so कितना आएगा? विथ रिप्लेसमेंट है, अरे विथ रिप्लेसमेंट है, एनसीआर तब लगाते हैं जब विदाउट रिप्लेसमेंट होता है। एक ड्रॉ किया, उसको वापस रखा, फिर दूसरा ड्रॉ किया, सो वन बॉल यू ड्रॉ, यू पुट इट बैक, यू ड्रॉ सेकेंड बॉल, सो 3 into 3 ना, टोटल 9 एक्चुअली। तो यहाँ पे टोटल जो है 9 यहाँ पे पॉसिबिलिटीज हैं सैंपल स्पेस में, मतलब टोटल 9 एलिमेंट्स हैं। सैंपल स्पेस क्या होंगे, अगर तो आप वो लिखना चाहो तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ठीक है। अब बताओ, सो पहला पार्ट का जो आंसर है इस क्वेश्चन में, फॉर दिस n and k द प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट पार्ट दे आर आस्किंग सीक्वेंस यू आर ऑब्टेनिंग, सो यू विल गेट दिस थिंग।
ठीक है, 1 by 1 ड्राइंग ना, तो ये इतने आउटकम्स हैं, कितने आए, 9 आ गए टोटल। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द यू आर ड्राइंग ना k balls, you are drawing k balls मतलब k numbers, so here you are drawing 2 numbers, so what is the probability they are in increasing order? कितने आउटकम है यहाँ पे, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, चलो पहले स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछा इसने, सो यू फाइंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की प्रोबेबिलिटी बताओ। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 4/9. So you have to count the favorable outcomes. जहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो तो 1 2 एक है, 1 3 2 से दूसरा हुआ 2 3 देन 3 नो, ठीक है ना, जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो तो 1 2 1 3 देन 2 3 और एक कोई और होगा 2 1। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब हुआ कि जो पहला नंबर आया बाद में उससे लार्जर आया, so strictly increasing sequence, so increasing का मतलब 2 numbers you are selecting, so the first number is smaller than the second number, increasing तब होगा ना। So here is a favorable outcome you have, probability, so या क्या है 1 2, so 1 you fixed है ना, then 2 होगा तो 2 3, एक 1 3 है, 1 फिक्स किया तो 1 3, so there are 3 outcomes, so इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/3. हाँ मतलब 3/9, yes, so 1/3, so it is 3/9। अभी एक आइडिया मिल रहा होगा आपको, राइट? अब आप इन जनरल्स को ट्राई कर सकते हो, आप सोच सकते हो हाउ टू डू। सो जिनका डाउट था, सिमिलरली अगर इसी में पूछता आपसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इंक्रीजिंग, जो उसने बोला हुआ दूसरे पार्ट में, इंक्रीजिंग सीक्वेंस, अगर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे ना तो ऑप्शंस भी n एंड k के टर्म्स में होगा। सो जैसे हमने यहाँ n3 k2 रखा है, तो जो भी मेरा आंसर आया, सो सेम थिंग आई विल डू इन द ऑप्शंस। ऑप्शंस में भी आप n और k को सेम पुट करो, और जो भी आपके आंसर के साथ कॉन्साइड होगा दैट इज द करेक्ट आंसर, और जो कॉन्साइड नहीं हुआ दैट इज आउट, वो करेक्ट हो नहीं सकता। तो इस तरह एग्जाम में यही करना, क्योंकि ये तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो सब्जेक्टिव में आपको काफी टाइम लेने के लिए दिया, बट एग्जाम में क्या, यू हैव लेस टाइम, सो आपको सोचना है कैसे कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। सो एनीवे यहाँ पे आंसर क्या, इंक्रीजिंग आंसर क्या होगा इंक्रीजिंग सीक्वेंस के लिए? कितना आएगा? 6/9 अगर 6/9 ना, तो 1 1 में इंक्लूड हो जाएगा, 2 2 भी एंड 3 3 भी, बिकॉज इंक्रीजिंग में इक्वलिटी भी अलाउड है ना, तो इसने कहा है, सो इट इज अलाउड एक्चुअली। सो हाँ, अगर इन्होंने कोई सजेस्ट भी कर दिया ऐसे, यू कैन ऑल्सो डू दिस वे। सो यहाँ पे भी देखो आप, अभी ठीक है ना, मतलब एग्जाम के दिन में वैसे मैं जनरल बात करते हैं अभी। सो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आया 6/9, सो मतलब यू कैन सिंप्लीफाई दिस, ओके। सो देखो जब एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चंस आए, सो यू डू ट्राई टू डू दिस वे, क्यों? इससे क्या होगा, थोड़े टाइम कम लगेंगे, जनरल सोचने में थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है ना इन जनरल। सो यू जस्ट फिक्स n and k, and then in that case after fixing n and k आपको आंसर निकालना बहुत आसान हो गया, एंड देन आप जो भी ऑप्शंस n k के टर्म्स में होगा उसको आप फिक्स कर लो, ठीक है। अब आगे आते हैं इन जनरल थोड़ा सा। नाउ यू हैव अ बॉक्स विच हैव n number of balls, ठीक है, लेबल्ड है। सो फर्स्ट बॉल इज लेबल्ड विथ 1, सेकेंड लेवल विथ 2 एंड सो ऑन, तो दे आर n। सो अब आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यू आर ड्रॉइंग n k balls, सो k balls आर ड्रॉन विथ रिप्लेसमेंट, ठीक है, विथ रिप्लेसमेंट। सो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस? सो देखो k balls ड्रॉ कर रहे हो ना आप, so the choices of drawing first ball, so when you are drawing first ball, how many choices you have? कितने choices हैं? टोटल n ना, फैक्टोरियल नहीं। देखो फैक्टोरियल तब होता जब टोटल आंसर, फैक्टोरियल तब आता जब विदाउट रिप्लेसमेंट। क्वेश्चन देखना है आपको ध्यान से, क्वेश्चन इज विथ रिप्लेसमेंट, सो मींस
when you are drawing second ball, तो first ball you draw, you put it back, then you draw second ball. तो first and second ball may be of same number है ना, या same level. ओके, तो इस केस में आप बताओ, सेकेंड पे भी n चॉइस है, थर्ड पे भी n चॉइस है, लेवल्ड है ना. So you are drawing k number of balls. So each has n choices. So n multiply हो रहा है. So by multiplication rule of counting. So multiplication rule of counting क्या कहता है कि you have, है ना, you have to choose n objects and each has, है ना, यहाँ पे जो भी choices है, you just multiply it. Taken all at a time, you just multiply. So you have to do all the work at a time. So आप multiply करो. तो using multiplication rule of counting आपका आंसर आ गया n की पावर k. अब आपसे पहला पूछा गया था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला. सो अब सोचो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या होगा. सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में पॉसिबिलिटी कैसी होगी. जैसे एक हो गया 1 2 अप टू k, दिस इज वन पॉसिबिलिटी, यही है ना. हाँ, एक तो ये k तक हो गया. दूसरा हो सकता है 1 2, है ना, इससे एक बीच में मिस हो जाएगा. सो व्हाट यू आर डूइंग, तो एनसीआर में क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनसीआर, क्या होगा. सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन. तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में रिपीट तो होगा नहीं, है ना. सो यू ड्रॉ एनी के. सो एनी के होगा तो क्या होगा इसमें. अच्छा, यहां पे अगर तुम इसको थोड़ा मैच करते, सो हमारे पास पहले में आंसर आता 1, है ना. सो तो इसको तुम लिख सकते थे. सो यू हैड 2, सो 2c1 अपॉन 2 इंटू 2. अगर यहाँ तुम सोचते ना कि टोटल ऑफ पॉसिबल वे कितना है, सो यू हैड 2 इंटू 2 एंड देन यू आर ड्रॉइंग. अच्छा, वो एक ही बॉल तो ड्रॉ कर रहे थे तुम. सो यू आर ड्रॉइंग जस्ट वन बॉल. सो यहाँ पे 2/2 आ जाता, फिर तो 1 ये गड़बड़ हो गया. एंड यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर तुम पुट करो, यहाँ पे n क्या रखा था, n 3 है. सो 3c2 3. ओके, हाँ. Okay, so what is the probability of selecting k number and that will be in the increasing order, strictly increasing order. तो strictly increasing मतलब क्या होगा, तो तुम कोई भी k नंबर सेलेक्ट कर लो, उसका एक ऑर्डर बना सकते हो. एक मिनट. सो क्या होगा, सो कैन वी राइट इफ वी सेलेक्ट, मतलब टोटल फेवरेबल आउटकम यू हैव टू सेलेक्ट k नंबर्स एंड k नंबर्स आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. तो मतलब मान लो यहाँ पे तुम्हारे पास कितनी चॉइस है, ठीक है. तो यहाँ पे तुम्हारे पास n है जैसे, ठीक है. और सेकंड पे ऐसे कितने हो जाएंगे फिर. सर पहले में n माइनस k हो गया टोटल, ताकि टोटल k एलिमेंट होगा. पहले में n माइनस k होनी चाहिए सर. कहाँ पे, क्योंकि अगर पहले पे n चॉइस हो गई, पहले जो आपको वहाँ पे अगर n चॉइस हो गई तो उसके अगला एलिमेंट n+1 तो कोई पॉसिबल ही नहीं है फिर उससे बड़ा. n+1 क्यों होगा. जैसे सर पहले पे अगर n हो गया तो n में से मान लीजिए मैंने आखिरी n सेलेक्ट कर लिया, तो आखिरी n सेलेक्ट करते ही उसके आगे तो कुछ आ ही नहीं सकता, क्योंकि हमें चाहिए उससे की तो n माइनस k होगा ना वहाँ पे. तो फेवरेबल आउटकम नहीं आएगा ना वहाँ पे. हाँ, यस सर. मतलब अगर पहला ही नंबर कोई आ गया तुम्हारा n, तो उसके बाद तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस बनेंगे ही नहीं. तो हमें यही ढूंढना है कितने बने इंक्रीजिंग सीक्वेंस, कितने होंगे वो काउंट करने पड़ेंगे एक्चुअली. जैसे मान लो एक तरीका उसका ये है कि मान लो जब पहला नंबर 1 है, तो 1 से लेके कैसे बना सकते हो आप. एक तो बनाया मैंने, मान लो 1 2 से k तक, फिर डिपेंड करता है कहां तक जाएगा. नहीं, n माइनस k ऑप्शन हो गया पहली चॉइस, ताकि टोटल k एलिमेंट हो. अच्छा, तो आपके हिसाब से क्या आंसर आएगा इस फेवरेबल इवेंट जो है, इसका आंसर क्या आना चाहिए. इसका नहीं पता सर, मैं पहले उसके लिए गया था ऑप्शन पहले बहुत. मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि यहाँ पे टोटल n माइनस k नंबर ऑफ चॉइसेस है. यस सर.
ओके, ताकि इंक्रीजिंग सीक्वेंस बने, है ना? ओके, ताकि जिसका साइज के हो, इंक्रीजिंग हो तब उसका साइज के हो। मतलब पहले पे कोई भी 1 से लेके k तक आ सकता है, ऐसे ना? सो 1 से लेके n माइनस k तक कोई भी नंबर n माइनस k चॉइसेस है। ओके, सो सेकंड पोजीशन में क्या चॉइस है? इससे लार्जर ही आने चाहिए। देन n minus k plus 1 +1 या -1? मतलब किस तरह कह रहे हो? n माइनस क्या ब्रैकेट में k प्लस 1 या ऐसे? नहीं सर, ब्रैकेट से बाहर। तो ब्रैकेट, सो n माइनस k प्लस 1 चॉइसेस यहाँ बढ़ कैसे गई? 1000 चॉइस है। अच्छा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए बात कर रहे हो ना? ये देखो, इसलिए मैं तो ऐसे सोचना बहुत डिफिकल्ट। मान लो एग्जांपल्स देख लो, मान लो मेरे पास 4 नंबर है। ओके, अब मुझे कितने सेलेक्ट करने हैं? सपोज मुझे 2 सेलेक्ट करने हैं। सो यहाँ पे कितने चॉइस आपके पास? इंक्रीजिंग सीक्वेंस बनने के लिए क्या क्या हो सकता है? तो यहाँ पे कोई भी 3 अगर हैं, अब ऐसे बनाना बहुत डिफिकल्ट टास्क है ना। मतलब क्या हम बोल सकते हैं 4C2 6 पेयर्स बनेंगे यहाँ पे। ऐसे 6 बन गया, ऐसे तो के भी रिजल्ट 6 आ रहा है। 6 बनेगा ना। 1 2 जैसे हो गया 1 2 1 3 1 4, फिर आएगा 2 3 2 4, इस तरह से, फिर 3 4, तो 4C2। ओके, एट द एंड मतलब ये एक रिजल्ट ये है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चूज करोगे, यू आर चूजिंग k नंबर्स, है ना, आउट ऑफ n एंड दैट विल बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इसका ये मतलब हुआ, एक्चुअली रिजल्ट है ये, तो मैं प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ से उससे आ जाएगा। सो नंबर ऑफ आउटकम्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर जो होगा, सो यू हैव टोटल n balls in the jar and you are selecting k out of them। सो वो k का जो लेवल होगा दैट विल बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो वो जो कितने आउटकम्स आएंगे, तो यहाँ पे आएंगे n c k, इस तरह से होंगे आई थिंक। अगर इसमें क्योंकि जैसे मान लीजिए 1, n आया तो उसको हम रीअरेंज कर देंगे ना, n, 1 तो c में सेम होता है मतलब। हाँ हाँ, यस यस, अगर कोई और भी आया तो वो चूंकि एनसीआर में, हाँ यहाँ पे हम लोग रेपिटेशन को मतलब क्या बोलते हैं उसे, ऑर्डर, हाँ ऑर्डर चेंज करेंगे तो भी आउटकम चेंज नहीं करते यहाँ पे ना, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर इंपोर्टेंट नहीं है इसीलिए। तो यस, सो यू विल हैव दिस। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाले में, तो ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का हो गया ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और इंक्रीजिंग में कितने आउटकम्स बनेंगे? 1 माइनस एनसी और एनसी थे। नहीं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीज, स्ट्रिक्टली में क्या है, इसमें कुछ आप nck plus n क्योंकि उतने 1 1 2 2 3 3 ऐसे नंबर आएंगे। यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि कोई तुम यू कैन टेक ऑल, हो सकता है कि जो k आउटकम्स हैं वो सब सेम हो जाए, तो एक तो n आउटकम वो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है 1 के बाद 2 2 हो जाए, रिपीट हो जाए। ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था ना, तो यहाँ पे हो गया NCK, ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए है। अब है कोई दो इक्वल रहेगा, एनी टू आर सेम, देन NCK -1, चेक करो NCK -1 क्यों लिखा हमने एक्चुअली। सो व्हेन, अभी इसमें क्या था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का क्या मतलब है कि जब आप नंबर चूज कर रहे हो तो पहला नंबर जो भी आ रहा है, लेट्स से कोई भी नंबर आएगा, क्या बोलो, मान लो A1 लेस देन A2 लेस देन A3 अप टू AK, इस तरह का ऑर्डर है ना उसमें। अब मान लो कोई दो इक्वल हो गया, एनी टू आर इक्वल, तो आपके पास कितने डिस्टिंक्ट नंबर आएंगे उसमें, द K आउटकम्स। आपने K बॉल सेलेक्ट किए, उनमें से 2 बॉल्स पे जो नंबर्स आए वो सेम हैं, सो कितने डिफरेंट नंबर्स आपको मिलेंगे? K -1 K -1 ना,
सो ये आ जाएगा। फिर यहाँ से आ जाएगा n चूज k माइनस 2। अब ये k माइनस 2 क्यों लिख रहा हूं कि हो सकता है 3 आउटकम सेम हो, और ये कहां तक जाएगा NC1 तक। NC1 का मतलब ये हुआ कि ऑल आउटकम्स आर इक्वल। जैसे मान लो तुमने k बॉल सेलेक्ट किए और वो सब 1 1 1 1 सारे 1 हैं, एक केस ये हो गया, दूसरा केस 2 2 2 2 हो सकता है। तो इस तरह से कोई भी n में से आ सकता है ना, इसलिए n चॉइसेस यहाँ पे है। सो दिस इज अ फेवरेबल आउटकम हियर। तो सिंपल आप प्रोबेबिलिटी हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब क्वेश्चन कुछ लोग लग रहा है ये कैसे आइडिया आएगा ये सब, तो फिर से उसका यही तरीका है कि लाइक जब आप सोचोगे तो आपके ब्रेन उस तरह डेवलप होंगे, मतलब उसे सोच पाएगा, है ना। अचानक नहीं कहीं सॉल्यूशन देख लिया और आपको आ गया, वो आया नहीं एक्चुअली, आपके है ना वो अज्यूम कर लिया आपने, सीखा नहीं। तो जब आप सोचोगे तो आपके माइंड में कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। ओके, तो उसके लिए एनसीआर की मीनिंग क्या है ये क्लियर होनी चाहिए, है ना। तो एनसीआर आप लोग पता हो ना कि नंबर ऑफ वे ऑफ अरेंजिंग, सॉरी सेलेक्टिंग के ऑब्जेक्ट, है ना, आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं विदाउट रिपीटिशन। सो ये आ जाएगा, ठीक है। तो एक आंसर हो गया एनसी के अपॉन एन की पावर के, एन की पावर के टोटल सैंपल स्पेस के मेंबर थे, एंड दूसरे पार्ट का जो आंसर है ये हो गया दिस अपॉन, है ना, ये आंसर आ जाएगा। और जो दूसरा पार्ट आपका है प्रोबेबिलिटी इंक्रीजिंग सीक्वेंस, सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा और इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है ना। सो क्वेश्चन सॉल्व होंगे जब बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, थ्योरीज लिमिटेड है। क्वेश्चन आप यहाँ से हो गया n चूज के प्लस n चूज के माइनस 1 एंड सो ऑन n चूज 1 अपॉन में आ गया n की पावर k। सो ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का फाइनली दोनों पार्ट का। अब ये थोड़े से काउंटिंग प्रिंसिपल यहाँ पे ना यूज हुए हैं, है ना। सर सेकंड का जो आंसर इसमें दिया हुआ कि न्यूमरेटर में n प्लस के माइनस 1 चूज किया है सेकंड का, इसका फॉर्मूला लगा लो, आ जाएगा, वही आ जाएगा। क्या आया है, क्या दे रखा है, n प्लस के माइनस 1 चूज किया। यस। सो आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे, एक फॉर्मूला परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या होता है जी, n चूज के प्लस n चूज के माइनस 1 क्या होता है, ये फॉर्मूला क्लास 12th में है, n चूज के प्लस n चूज के माइनस 1। So n plus 1 n c n plus 1 c k होगा। यस, सो n प्लस 1 सी के, सो इन दोनों का सम आ गया n प्लस 1 सी के। अब उसको ऐड कर लो अगले के साथ, फिर आप इसको ऐड करोगे, समझ लो ना, तो ये फॉर्मूला पूरा ऐड होके वही आ जाएगा यूजिंग दिस फॉर्मूला। सो ये फॉर्मूला रिपीटेडली यूज हुआ, ठीक है। हाँ, जिनका डाउट था, सो यू यूज दिस फॉर्मूला रिपीटेडली, n चूज के माइनस 1 तो n प्लस 1 चूज के, फिर अगला नंबर है n चूज के माइनस 2, तो उस तरह से वो रिपीटेडली यूज करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करो, बेटर है यहाँ से स्टार्ट करो, यू स्टार्ट फ्रॉम हियर, n चूज 1 प्लस n चूज 2, इधर से स्टार्ट करो, मैंने यहाँ से किया है, यू स्टार्ट फ्रॉम हियर, n चूज 1 प्लस n चूज 2 क्या हो जाएगा, n प्लस 1 चूज 2, फिर यहाँ पे n प्लस 1, उस तरह से फॉर्मूला रिपीटेडली यूज करना पड़ेगा आगे। एक बार चेक करना फॉर्मूला क्या है, उससे आ जाएगा आई थिंक। सो या दूसरा फॉर्मूला भी है, एक तो ये है और अगला फॉर्मूला भी है एक्चुअली, सो मे बी नेक्स्ट देखना पड़ेगा। एक मिनट, ये फॉर्मूला ठीक है, मतलब और तरीके से क्या सोच सकते थे हम, n प्लस के, है ना, ठीक है ना, आ जाएगा, इक्वल ही आएगा, या आप कोई फिक्स करके देख लो n के को, सो यू कैन वेरीफाई इट, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। ट्राई करना है तो फिर नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस करते हैं। और किसी ने क्वेरी भेजा देख लेते एक बारी जी। हाँ रुको रुको, भेज, जो स्क्रीनशॉट लेके भेजो, जिन लोगों ने भेजे हैं, किसने भेजा था एक, हाँ, काइंडली एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। अरे भैया ये क्वेश्चन जो है ये बेस थ्योरम और उसका है, अभी करेंगे, अभी थ्योरी नहीं पढ़ा हमने, है ना। जिसने भेजे हैं, किसने भेजा ये, हाँ, जो पर्सनली व्हाट्सएप पे भेजा है ना, ये क्वेश्चन बेस थ्योरम टोटल प्रोबेबिलिटी का है, वो भी थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पूछना, फिर करा देंगे। हाँ, किसका डाउट, स्क्रीनशॉट लेके भेजिए, फोटो भेजो ग्रुप में ताकि लोग देख सके। सर एक क्वेश्चन है ये वाला सर, उसमें क्वेश्चन नंबर 15
कौन से वाला असाइनमेंट जो आज के हैं? नो सर, ये सर अभी अभी ग्रुप में सर मार्क किया है लास्ट। 15 यस सर। 5 fair dice are thrown. क्या बोल रहा है? What is the probability that a full house is thrown? So full house वाला definition बताओ. Definition लिखा है क्या कि where 2 dice show one number and other 3 dice show second number. मतलब 2 पे सेम आ रहा है और बाकी 3 पे सेम आउटकम है. तो ये कैप्चर्स काउंटिंग है, क्या दिक्कत है इसमें? ये सब थोड़े बहुत क्लास 11 12 में जो है ना, क्लास 11 में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर है, एक बार उसको रिवाइज करो. 11th क्लास के एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 7 है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस. उसमें एनसीआर एनपीआर ये सब काउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके बाद रिवाइज कर लो बस. सो ये 15 तुम्हारा कह रहा है कि 5 फेयर डाइसेस आर थ्रोन. 5 डाई को आपने थ्रो किया. सो सैंपल स्पेस का आउटकम चलो जो वो था नहीं है ना, कितना हो जाएगा 6 की पावर 5. ओके, अब ये कह रहा है कि मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम इन सैंपल स्पेस. अब आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फुल हाउस इज थ्रोन. मतलब 5 बार आपने थ्रो किए तो इन दो पे, पहले दो पे क्या आ रहा है? वेयर 2 डाइस शो. अच्छा फिक्स नहीं किया पहला दो. एनी 2 आर इक्वल एंड अदर 3 आर इक्वल. तो मतलब 2 ही आउटकम आएंगे. तो बताओ भाई इसके कितने टोटल पॉसिबिलिटीज हैं? क्वेश्चन समझ आ रहा है सबको? 6 में से कोई 2 आउटकम आएंगे और वो 2 तरीके से अरेंज हो सकते हैं. तो मल्टीप्लाइड बाय नहीं 6C2 तो ठीक है. तुम्हें 2 नंबर देखो. आउटकम क्या है? टोटल डाइस पे जो है हमारे पास 1 से 6 तक पॉसिबिलिटी है. तो होगा कि ये टोटल 5 डाई है ना. सो 2 डाई पे सेम आउटकम आया और 30 डाई बाकी 3 जो है, बाकी 3 जो उस पे अलग आउटकम आए. सो यू सेलेक्ट 2 नंबर इज फाइन. नाउ यू आर अरेंजिंग. देखो यहाँ पे क्या हो, तुम लोग इस तरह केस पढ़े होंगे ना कि मतलब बताओ 5 ऑब्जेक्ट के कितने टोटल परमुटेशन है? 5 factorial. When 2 of them are same kind and 3 of them are other kind, so how do you permute them? ये सब क्लास 11 में है ना ये कॉन्सेप्ट. क्या देखो यहाँ तक 5 ऑब्जेक्ट है जिसमें 2 एक जैसा है, 3 एक जैसा है. So that 2 identical है and other 3 are identical. So total 5 factorial way में you can arrange them and divide by this. This is the possibility. ये फेवरेबल आउटकम हुआ एक्चुअली इसका. तो ये नंबर ऑफ आउटकम्स इन इवेंट आया, जिस इवेंट की प्रॉपर्टी पूछी गई है. ठीक है जी, देखो एक बारी. सो व्हाट यू आर डूइंग, जस्ट क्वेश्चन बोला 2 डाई पे 1 नंबर है, बाकी 3 पे 1 नंबर है, सेकेंड नंबर है. सो 2 नंबर्स यू सेलेक्ट, दैट 2 नंबर मे बी एनी 2. और उसके बाद दैट 2 नंबर कैन बी प्लेस्ड एट एनी 5 प्लेस. सो 2 एक जैसा होगा, 3 एक जैसा होगा, तो 5 फैक्टोरियल दिस. ओके, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आ गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस. ठीक है जी, हो जाएगा. ये एन ई यहाँ है, एन एस यहाँ है. यस सर. ठीक है, नेक्स्ट बताओ. और कुछ डाउट है? सर पांचों डाइस तो अलग अलग है ना, तो इंडिपेंडेंट केस हो जाएगा ना. तो 5 फैक्टोरियल तो क्यों होगा? तो अरेंज पांचों में 1 से 6 कुछ भी आ सकता है. तो हाँ 1 से 6 कुछ भी तो आ सकता है, आप सही कह रहे हैं. लेकिन यहाँ बोला है कि कुछ भी आने का हमें प्रोबेबिलिटी नहीं चाहिए. हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए कि 2 पे सेम आउटकम आए और 3 पे सेम आउटकम आए. मतलब 1 2 पे अलग है, 3 पे अलग है. तो आ तो कुछ भी सकता है. तो इसीलिए टोटल इतनी पॉसिबिलिटी है. टोटल इस पे 6 की बार 5 नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है. लेकिन यहाँ पे इतनी कम पॉसिबिलिटी से तो आ रही है. आपको फेवरेबल आउटकम के बारे में सोचना है कि 2 डाइस पे 1 नंबर आया और बाकी 3 डाइस पे कोई 1 नंबर आया, ऐसा. तो हमें जब फेवरेबल आउटकम मुझे बता रखा है, मतलब जो इवेंट है, तो उस इवेंट के करस्पॉन्डिंग आउटकम काउंट करने हैं. तो इतने आउटकम्स आएंगे कि कोई 2 डाई 1 नंबर शो कर रहा होगा, अदर डाई कोई 3 डाई 1 नंबर शो कर रहा होगा. 2 डिफरेंट नंबर्स. ओके सर. चलो और कोई डाउट है? 99 कौन सा ग्रुप चल रहा है? अच्छा ये तो इधर चल रहा है. ठीक है जी, आगे बढ़े.
तो जैसे कोई एन वाला प्रॉब्लम हो पहले आराम से वो ट्राई करना है, उसके बाद ठीक है जनरल ट्राई करो। एनीवे प्रैक्टिस के लिए ठीक है। चलो सो जो अगला इसमें बोला गया ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटीज। ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटीज में क्या है, जस्ट सो व्हाट इज ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटीज, क्वेश्चन ये है। सो प्रोबेबिलिटीज रिलेटेड टू ज्योमेट्री है ना। तो यहाँ क्या होता है, जैसे मान लो तुम लोगों ने वो पढ़ा होगा, जैसे सैंपल स्पेस कोई लाइन है, मान लो ऐसा मैं लिखता हूं, समझो जरा, जैसे इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कोई सैंपल स्पेस एक लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है। अब उसमें क्या है, कोई भी एक पॉइंट तुमने यूनिफॉर्मली सिलेक्ट किया जैसे, ठीक है ना। अब उसमें कोई बोलेगा, जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल समझा देता हूं। जैसे क्या होगा कि अगर तुमसे पूछा जाता है, मैंने एक केस लिखा भी था लास्ट क्लास में आई थिंक, एग्जांपल उसका। सो जैसे मान लो तुम्हारे पास सैंपल स्पेस जो है एक लाइन इंटरवल है, लाइन सेगमेंट है ए बी, इंटरवल है ए बी। सो दिस इज इंटरवल ए कॉमा बी। अब आपसे कोई एक दे विल गिव यू आई जो कि सबसेट है ए बी का। सो दे विल आस्क यू द प्रोबेबिलिटी ऑफ आई, इस तरह से। सो मैं चूंकि यहाँ पे मैथमेटिकली लिख रहा हूं, अब ऐसे क्वेश्चन तुम लोगों ने फेस किए होंगे। क्या होता है कि लाइक अ पॉइंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम ऑन द इंटरवल ए बी, so what is the probability that it will fall inside the interval I। या मैं अगर थोड़े आसान बना के बताऊं तो जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यू हैव इंटरवल लेट से 1 से लेके 11 का, ठीक है। सो सैंपल स्पेस इज इंटरवल 1 to 11 एंड ई इवेंट इज इंटरवल 2 to 5, ठीक है। अब क्या होगा, सर क्वेश्चन ये है कि अ पॉइंट एट रैंडम इज चूजन फ्रॉम द इंटरवल 1 to 11, ठीक है। या यू ड्रॉप योर पेन ऑन द लाइन सेगमेंट, है ना, बिटवीन 1 and 11। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट you drop, है ना, you select a point randomly, so what is the probability that that point will fall into the interval 2 to 5। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हो आप लोग? सर एक की रेंज निकालेंगे, उसको एस की रेंज निकालेंगे। तो यहाँ से बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होनी चाहिए। हमने एक रैंडमली पॉइंट चूज किया 2 से 11 में, 3/10। इसका लॉजिक ये है, चूंकि ये 1 डायमेंशनल है, लाइन सेगमेंट है, तो यहाँ लेंथ इसका मेजर होगा, है ना। प्रोबेबिलिटी मेजर ही है, तो यहाँ लेंथ, यहाँ पे एक्चुअली ये है कि लेंथ ऑफ ई, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी का मतलब है लेंथ ऑफ ई अपॉन लेंथ ऑफ एस। अब ये इंटरवल है तो इसका लेंथ हो जाएगा, है ना, तुम ऐट 2 से 5 इंटरवल का लेंथ कितना है, राइट लिमिट माइनस लेफ्ट लिमिट, तो 3, और यहाँ पे कितना लेंथ है 10, तो 3/10 इसका आंसर होगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे तो सिंपल, यहाँ इसका ये मतलब होता है कि जब लेंथ ऑफ सैंपल स्पेस, सॉरी लेंथ ऑफ ई अपॉन लेंथ ऑफ सैंपल स्पेस। सो ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी का यहाँ ये मीनिंग है कि व्हेन सैंपल स्पेस इज कोई लाइन सेगमेंट है, देन इन दैट केस यू आर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी, तो ये लेंथ एरिया वॉल्यूम ये आएगा इसमें। सो द सिंपल द प्रोबेबिलिटी एट दैट इंटरवल विल बी लेंथ ऑफ इंटरवल आई, यहाँ पे आई अगर लिख रहा हूं मैं, तो लेंथ ऑफ इंटरवल आई अपॉन, इंटरवल नहीं भी हो सकता, कोई सेट है, सो सेट है आई, सो लेंथ ऑफ आई अपॉन लेंथ ऑफ एस। तो ये तो तब हुआ जब तुम्हारा सैंपल स्पेस एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। एक तो ये केस होता है, किसी को डाउट है इसमें पूछो, अगर कुछ पूछना आप लोगों को तो। इसको सर कंटीन्यूअस पे काउंट करेंगे? नहीं, यहाँ रैंडम वेरिएबल नहीं है, तो कंटीन्यूअस का चक्कर नहीं होगा। हालांकि इंटरवल वो कंटीन्यूअस बोलते हैं इसको, लेकिन यहाँ पे डिस्क्रीट कंटीन्यूअस का कोई चक्कर, रैंडम वेरिएबल है ही नहीं यहाँ पे, ये चीज है। सर हम ये मान के चलेंगे कि यहाँ पे इस इंटरवल में एवरी पॉइंट इज इक्वली लाइक दिस। हाँ यस, एक्चुअली ये मान के चले हैं कि पॉइंट हम यूनिफॉर्मली सेलेक्ट कर रहे हैं, तो हर पॉइंट इक्वली लाइकली है। यस, यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं। हाँ, इस ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी में ये होगा कि हम यूनिफॉर्मली मान के चल रहे हैं, मतलब इक्वली लाइकली लेके चल रहे हैं हर पॉइंट को। सेकेंड केस आता है कि आपका सैंपल स्पेस इस तरह का एक इंटरवल है ए बी क्रॉस सी डी। अब आपको ये अगर मैं ज्योमेट्रिकली समझाऊं तो इसका मतलब हुआ कि मान लीजिए ये इंटरवल है
ए कॉमा बी एक्स एक्सिस पे और ये सी डी है। सो ये जो सेट एस लिखा हुआ है इसका ये मतलब है कि ये एक रेक्टेंगल है। तो यहां मैं बोलना चाह रहा हूं कि यू हैव अ रेक्टेंगल एज अ सैंपल स्पेस। सो सैंपल स्पेस इज अ रेक्टेंगल। तो वो रेक्टेंगल वो वाला दिख रहा होगा आपको, क्योंकि x की वैल्यू a से b में, y की वैल्यू c से d में। सो ये यही सेट है। इसको अदर वे में ऐसा लिख सकते हो कि सेट ऑफ एक्स वाई सच दैट x बिटवीन a एंड b, y बिटवीन c एंड d, इस तरीके से। सो ये मतलब है, या इक्वलिटी चूंकि मैंने लगा रखा है तो इक्वलिटी लगा लो। सो ये सेट सेम बात है, वही वहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है। सो राइटिंग दिस और दिस दे आर सेम थिंग। सो दिस इज योर सैंपल स्पेस। अगेन अब क्या करेगा, तो वैसे ही कॉन्सेप्ट क्वेश्चन रहेगा वर्ड में एग्जाम में कि मान लो वी सेलेक्ट अ पॉइंट रैंडमली ऑन दिस रेक्टेंगल, ठीक है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट विल फॉल अंडर अ, छोटा सा रेक्टेंगल बना देगा या कोई छोटा सा सर्कल ले लेगा तो उस सर्कल में फॉल करेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। समझ आ रहा है करना क्या चाह रहा हूं। सो इन दैट केस व्हाट विल यू डू, सो यू हैव एन इवेंट ई व्हिच इज सबसेट ऑफ एस। तो मतलब क्या होगा, ये ई जो है मे बी अनदर रेक्टेंगल, मे बी अ सर्कल, मे बी अ स्क्वायर, मे बी समथिंग, बट वो सबसेट ही होगा ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हम इवेंट की निकालते हैं। इवेंट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। So in that case, how will you define probability of event E? तो बताओ, टोटल एरिया वही अब एरिया ऑफ ए बाय एरिया ऑफ एस। ठीक है ना। तो एक्चुअली क्योंकि टू डायमेंशनल यहाँ पे ये जो प्लेन है ना, प्लेन में हमारा सैंपल स्पेस इज अ पार्ट ऑफ अ प्लेन या टू डायमेंशनल है। सो इन दैट केस वो लाइन था तो यू वर टेकिंग मेजर एज प्रोबेबिलिटी एज लेंथ, मेजर लेंथ कंसीडर कर रहे थे। यहाँ टू डायमेंशनल है सो यू विल कंसीडर द मेजर एज ए एरिया, उसको आप एरिया कंसीडर, टू डायमेंशन में एरिया होता है। सो यू विल कंसीडर एरिया ऑफ दिस। सो सिंपल होगा कि एरिया ऑफ सैंपल स्पेस और न्यूमरेटर में एरिया ऑफ इवेंट ई। अब ई अगर कोई सर्कल दे दिया तो उस सर्कल का एरिया अपॉन, है ना, तो उस तरीके से हम कर सकते हैं। सो ये कॉन्सेप्ट हो गया। सो जब सैंपल स्पेस आपका सिंपली एक लाइन हो, लाइन सेगमेंट, तो उसमें कोई प्रोबेबिलिटी निकाले इवेंट की, तो लेंथ ऑफ इवेंट ई अपॉन लेंथ ऑफ सैंपल स्पेस। अगर सैंपल स्पेस आपका, इस पे एक दो क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। सो यहाँ हम पॉइंट यूनिफॉर्मली सेलेक्ट कर रहे हैं, ये बड़े पॉइंट्स है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। सो मतलब पॉइंट आर सेलेक्टेड यूनिफॉर्मली, या हर पॉइंट इक्वली लाइकली है यहाँ पे। फिर तीसरा केस होगा एरिया वाला हो गया। थर्ड केस क्या है कि व्हेन योर सैंपल स्पेस इज समथिंग लाइक, लेट्स से मान लो A1, A2 क्रॉस B1, B2 क्रॉस C1, C2। अब इस तरह से मैंने इंटरवल ले लिया, मान लो 3 इंटरवल का, है ना। सो इसका ये मतलब हो गया ऐसा कुछ x y z, x बिलोंग्स टू A1 to A2, y बिलोंग्स टू B1 to B2 एंड z बिलोंग्स टू C1 to C2। इसका ये मतलब हुआ। ग्राफिकली आप समझोगे सो यू नो। सो यहाँ क्या हो रहा है कि जैसे अगर मैं अब यहाँ पे थोड़ा सा, जैसे मान लो ये है यहाँ पे A1, दिस इज A2, उस तरीके से बनाना पड़ेगा मुझे, है ना, या कैसे समझाऊं, है ना, वैसे बनाना पड़ेगा तुम्हें एक स्पेस। सो जैसे मालूम होता है ना, इस तरह से है, 3D में है, मतलब इस तरह से। अब मुझे आसान समझाना वैसे है क्योंकि इसमें कैसे पॉइंट लोकेट करूं। सो जैसे क्या होगा, कहने का मेरा मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे हम बना रहे थे ना हमने कि x a से b में है, तो वैसे ही वो एक्सिस होगा a to b में होगा, y b से c से d में जैसे हो गया, और ऐसे z भी होगा, इसमें 3 डायमेंशन है ना, तो z भी वैसे तीसरे इंटरवल में होगा। इस तरीके से कहने का मतलब मेरा। सो जैसे मान लो ये जो भी एक्सिस है, यहाँ मान लो x एक्सिस है, अब इसको बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है ऐसे ना यहाँ पे दिखाना। सो इस तरीके से है, सपोज 3 डायमेंशन स्पेस में है। सो यहाँ पे x जो है A1 से A2 तक है, लाइक इस तरह से। सो x की वैल्यू A1 से A2 है, जो y है आपका वो B1 से B2 में है, और जो z है, अब z में कैसे दिखाऊं क्योंकि ये इनसाइड होगा ना। सो दिस लाइन इज यहाँ पे। सो उस तरीके से, बट आप समझ सकते हो, आपने 3D हमने पढ़ी है। सो इन 3 डायमेंशनल जो z की वैल्यू है C1 से C2 है, उस तरीके से आप जरा समझो मैं जो कहना चाह रहा हूँ बस। तो उस केस में क्या होगा, ठीक है ना। सो इन दैट केस E कोई सबसेट है S का,
Then how will you define probability of E here? ठीक है ना? तो यहाँ से आपका हो जाएगा वॉल्यूम, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल है, जो आपका सैंपल स्पेस है वो 3 डायमेंशनल स्पेस में है, सो यहाँ पे वॉल्यूम इसका मेजर होगा. सो वॉल्यूम ऑफ E अपॉन वॉल्यूम ऑफ S. ठीक है, सो इस तरीके से. अब मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं जो जैम में आया हुआ भी है. सो ये ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी का यही मीनिंग है यहाँ पे कि लाइक लाइन पे है या एरिया पे है या वॉल्यूम पे है, वो डिपेंड करता है कि सैंपल स्पेस 1 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है, उस पे डिपेंड करेगा. बट बता रहे, एक क्वेश्चन लिखता हूँ, देखो मैं इसमें किसी को क्वेरी है तो पूछ सकते हो आप. ठीक है, सो एक क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन जैम में भी आए हैं. लिखो, एक क्वेश्चन है कि अ पॉइंट is randomly chosen from, यहाँ 2 पॉइंट हालांकि है ना, 2 पॉइंट्स आर चोजन. सो चलो पहले आसान क्वेश्चन लेते हैं ना. फ्रॉम एन इंटरवल ऑफ लेंथ, मान लो कुछ भी है, जब 10 है लिखा ना, मैं तो लिख ही दिया था क्वेश्चन ये. सो या सिंपल है. सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पॉइंट लाइज इन द इंटरवल. ये जैम में नहीं आया था, जैम में लिखना कुछ और चाह रहा था, वो बाद में लिखूंगा. इन द इंटरवल, जैम वाला क्वेश्चन आगे लिखूंगा. इंटरवल मान लो ऐसा है 3/2 से 9/2. सिंपल. तो ये आसान क्वेश्चन है. दूसरा, अ पॉइंट इज, सो पॉइंट इज रैंडमली चूजन फ्रॉम फ्रॉम अ सेट, मान लो ऐसा है x, y such that तो आपसे पूछ रहा होगा देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट the point lies in the circle with center 1, 3 of radius 1/2. बताओ. सो ओके, पहले सो पहले का आंसर 3/10 आ रहा है. बाकी लोग भी चेक कीजिए कि आपका भी यही आ रहा है. सो यहाँ इंटरवल का लेंथ देखना है बस, है ना. सो 3/10 और इसका आंसर कितना आया? 5/30.
नहीं समझ आया। हाँ पाई, अच्छा पाई, ओके ओके, पाई बाई 32, ओके 11/56 होगा। 11/56। सर पहले में इंटरवल क्या लिखा हुआ था? ये इंटरवल है 0 से 10 और ये है 3/2, 5/2। ये इसका ज्यादा हो गया लग रहा है। सो 3/2 से 9/2 है, सॉरी 3/2 से 9/2 का इंटरवल, ओके सर। ये इंटरवल है आपका 3/2 से 9/2। सर π/24 होता है। अच्छा तो अलग अलग ऑप्शन बना दे, चलो। सो ऑप्शन ए π/24, ऑप्शन बी π/32, ऑप्शन सी 11/56, ऑप्शन डी 11/54। एक मिनट, 11/54, 5/54 क्या बोला था? 11/84, ओके। हाँ अगला क्या, 5 वाला कौन है? 5/? सर π/36। π/36, अच्छा π/36, ओके ओके। एक तो ना पाई और 5 में डिफरेंस मुझे समझ नहीं आ रहा है। सो π/36, ओके। तो ये सब ऑप्शंस आए हैं, देखो ट्राई कर लो। पहला तो इजी है। सो फर्स्ट में तो कुछ ऐसा है नहीं, सिंपली कहा कि एक इंटरवल आपने लिया 0 से 10 का, तो ये आपका सैंपल स्पेस है 0 to 10 का इंटरवल। अब इसमें तो जो एस है आपका वो 0 से 10 का इंटरवल है, और ई जो हमने लिया है 3/2 to 9/2 का इंटरवल लिया है। तो सिंपली चूंकि ये इंटरवल है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगा लेंथ ऑफ ई अपॉन लेंथ ऑफ एस। सो इसका लेंथ फाइंड करो, राइट एंड माइनस लेफ्ट एंड, तो ये 6/2 3 आ जाएगा ना, हाँ तो 3/10 आ गया। तो ये पहला क्वेश्चन है। जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि हमारे पास जो सैंपल स्पेस है वो इंटरवल है 0 से 2 इंटू 1 से 3, आई थिंक 1 से 4, ठीक है। तो ये है 0 से 2, x 0 से 2 है और y 1 से 4 है। सो 0 से 2 क्रॉस 1 से 4, तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक है ना। सो यहाँ आप बनाओगे तो 0 से 2, x 0 से 2 तक है, मान लो ये हो गया, और ये 1 से 4 तक है, मान लो 1 2 3 4 बीच में है। सो ये एक मिनट, दिस इस तरीके से कुछ। तो ये आपका जो रेक्टेंगल है ये आपका सैंपल स्पेस हो गया। अब हमने कहा है रेडियस मैंने क्या ले लिया है 1, अच्छा रेडियस में दिया आपको 1,3, सॉरी मतलब सेंटर 1,3 है, तो सेंटर एक्स एक्सिस पे 1 है, वाई एक्सिस पे 3 है, ओके। और इसका रेडियस हाफ है, फाइन। देखो तो आपके पास क्या है कि जो इवेंट है ई दैट इज द सर्कल, है ना, उसका इक्वेशन क्या होगी, या सिंपल इक्वेशन क्या लिखना है, हमने आपको रेडियस दिया और सेंटर दिया है, तो सिंपल मुझे क्या बताओ, है ना, ई समझ आ रहा आपको, ये है जरूरत है ऐसे लिखने का x, y सच दैट ऐसा हो जाएगा x -1 होल स्क्वायर y -3 होल स्क्वायर, अच्छा इक्वल टू हाफ लिख दिया, मुझे लेस देन इक्वल टू कहाँ चाहिए, लेस देन इक्वल टू हाफ स्क्वायर। तो यहाँ जो मैं लिखा है सर्कल, तो मुझे लिखना चाहिए यहाँ पे सो प्रोबेबिलिटी दैट पॉइंट लाइज, अच्छा विद इन द सर्कल लिखा है ना, हाँ लाइज इन द सर्कल, तो इन मतलब वही इनसाइड पोर्शन की बात कर रहे हैं।
So this is the equation x minus 1 whole square plus y minus 3 whole square less than equal to x minus होता है h whole square plus y minus k whole square less than equal to r square. हालांकि जरूरत नहीं है उसकी, ठीक है ना. So मुझे चाहिए probability of E. हाँ, so probability of E का मतलब क्या है? Area of E. देखना, पहले ध्यान ही रखना है कि E must be the subset of S. तो जो भी E दिया हो S का पार्ट होना चाहिए था. यहाँ भी E must be the subset of S, ठीक है ना. So area of E upon area of S. So area of E तो सर्कल है. सर्कल क्या है? तो सेंटर कुछ भी, रेडियस पाई आर स्क्वायर होता है ना. तो पाई इंटू हाफ रेडियस है ना, तो हाफ स्क्वायर. ये उसका एरिया हो गया E का, पाई आर स्क्वायर. तो R क्या है? हाफ ही तो है रेडियस. सेंटर कुछ भी हो, क्या ही फर्क पड़ता है एरिया पे? सेंटर से, रेडियस से फर्क पड़ता है ना. सो पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ एस. एस क्या? रेक्टेंगल है. रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ है ना, एल इंटू बी. सो यहाँ लेंथ है 2 और विड्थ है 3. अब देख लो यहाँ से, सो कितना आ गया? पाई. हाँ, अब देख लो जिन लोगों ने गलती किया, आप देखो आप लोग कहाँ गलती किए. कुछ क्वेरी है तो आप पूछो, अगर कुछ दिक्कत होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा तो पूछो. ये है. तो जो हमने सर्कल दिया इवेंट, उसका एरिया अपॉन जो रेक्टेंगल है सैंपल स्पेस, उसका एरिया. सो यहाँ पे पॉइंट 1,3 था ना, तो इस तरह से. सो सेंटर 1,3 है. यहाँ जैसे था कि ये सैंपल स्पेस 0 से 10 था और आपका 3/2 से 9/2, इस तरह से ये इवेंट था. सो इवेंट मस्ट बी अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस. तीसरा क्वेश्चन लिखो. कोई इन दोनों क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो आप, नहीं तो आगे बढ़ते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी. दूसरा क्वेश्चन सर फिर से बता दीजिए ना. जी देखो, दूसरे क्वेश्चन में क्या है, आपका सैंपल स्पेस क्या है मुझे बताओ. आप क्वेश्चन में देखा आपने, सैंपल स्पेस क्या है आपका? देखो क्वेश्चन में आप, x की वैल्यू है कहां से कहां तक? 0 से लेके 2 तक ना. हाँ, और y की वैल्यू कहां से कहां तक है? 1 से 4. ठीक है, तो वो रीजन सेलेक्ट करो जहां x 0 से 2 हो और y 1 से 4 हो. क्या ये वाला रीजन है कि नहीं? जी सर. सो ये आपका सैंपल स्पेस है. ये जो रीजन अभी बनाया हूं रेक्टेंगल, ये सैंपल. यहाँ क्या है? x 0 से 2, y 0 से 4. तो ये सैंपल स्पेस हो गया रीजन आपका. अब आपका इवेंट क्या था? इवेंट था सर्कल. E था सर्कल विथ सेंटर 1,3 एंड रेडियस 1/2. यही था ना. तो आप बताओ मुझे, पहले तो हमें बस ये डिसाइड करना है कि ये जो सर्कल है ये सबसेट है कि नहीं सैंपल स्पेस का. तो 1,3 पॉइंट कहाँ होगा? x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट 3. ये पॉइंट 1,3 है, ये सेंटर हुआ. x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट 3. अब इस पे सर्कल बनाना है विथ रेडियस हाफ. तो हाफ रेडियस है इसका, चारों तरफ हाफ लोगे, क्योंकि ऊपर 1 का मार्जिन है तो ये कभी उसके ऊपर नहीं जाएगा. आगे तो है ना, आगे 1 का मार्जिन है, इधर भी है. तो मतलब ये जो सर्कल है ये इनसाइड S होगा. यस और नो? तो इससे हमने क्या डिसाइड कर लिया? बस मैंने ये डिसाइड किया कि इवेंट शुड बी अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस. तो अब मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या होगी? आप इस सर्कल का एरिया बताइए मुझे क्या होगा. व्हाट इज एरिया ऑफ दिस सर्कल जिसका रेडियस हाफ है, 1/2 है, इसका एरिया क्या होगा? अरे बताओ भाई, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? है ना, पाई आर स्क्वायर ना. तो इसीलिए हमने वो यूज किया, पाई आर स्क्वायर. तो सर्कल को सेंटर से फर्क थोड़ी पड़ता है क्या है, सर्कल को फर्क पड़ता है कि रेडियस क्या है, पाई आर स्क्वायर. एरिया के फॉर्मूले में सर्कल में कहीं सेंटर नहीं है. ओके, और डिनोमिनेटर क्या है? रेक्टेंगल है. इस रेक्टेंगल का एरिया कितना है? तो ये लेंथ इसकी 2 है, विड्थ इसका 3 है. सो लेंथ 2, विड्थ 3. सो 2 × 3, ठीक है. तो π/24. ना अब एग्जाम में इसमें गलती करेंगे लोग, है ना, इसमें कितने सारे ऑप्शन लिखा दिए. ओके, कोई बात नहीं, कम से कम ट्राई दो. जिन लोगों ने ट्राई किया वो उनसे बेटर जो ट्राई नहीं कर रहे, क्योंकि जो ट्राई नहीं कर रहे वो एग्जाम में सीधा गलती करेंगे. जो लोग ट्राई करो, घर पे गलतियां करोगे तो सीखोगे फिर, तो एग्जाम में गलतियां कम होंगी. ये चीजें हैं,
इसलिए तो बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ताकि तुम घर पे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हो, तुम्हारा ब्रेन ट्रेंड है कि बहुत सारे क्वेश्चन कर चुका है, तो एग्जाम में भी जो क्वेश्चन आएगा वो कर पाएगा, क्योंकि घर पे तुमने किए हैं सॉल्व। अब जो सोल्यूशन देखते हैं घर पे कर रहे हैं, तो वहाँ सोल्यूशन कहाँ से आएगा, तो नहीं कर पाओगे वहाँ पे एग्जाम में इस तरीके से। सर जी जैसे यहाँ पर हमने पाई की वैल्यू पुटनी थी, जी, अगर हम पुट सकते वहाँ पर आंसर लिखाएं तो क्या होगा? अच्छा अच्छा, तो भी हमारा सही होगा ना नहीं पेपर में? नहीं, एक्चुअली जब तक आपको पाई की वैल्यू यूज करने के लिए क्वेश्चन में लिखा नहीं हो एक्सप्लिसिटली, अंटिल यू डोंट यूज, ठीक है, बिकॉज पाई इक्वल होता ही नहीं है 22/7 के, है ना, और ना तो पाई इक्वल होता है 3.14 के, ठीक है ना। हम लोग इस लेवल पे आ चुके हैं कि ये डिफरेंस समझ सकते हैं। जब बच्चे थे तब हमें कहता था ज्यादा, है ना, दिमाग नहीं लगाओ, मान लो कि पाई इक्वल है 20/7 के, या मान लो 3.14 है, लेकिन हम इतने बड़े हो चुके हैं, हमें पता है कि दोनों इक्वल नहीं है ना, कि हमें पता है कि ये जो है ये इरेशनल है, ये रेशनल है, और ये रेशनल में नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और ये इरेशनल है, तीनों डिफरेंट है हालांकि, है ना। पाई डिफरेंट है 22/7 के, और ये डिफरेंट है 3.14 के, इन तीनों में से कोई किसी के इक्वल नहीं है, क्योंकि हम लोग इस लेवल पे आ चुके हैं। तो जब तक आपको ये ना बोला जाए कि यूज पाई इज इक्वल टू 3.14, सो यू डोंट यूज इट, तो आपको इतना ही छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ओके सर। 22/7 अपर काउंट है या लोअर काउंट है, मुझे याद नहीं आ रहा। देखिए, हाँ ओके, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो पाई की कोई जरा वैल्यू बताओ। 1415 क्या होता है, नहीं 142857, नहीं ये तो उसका होता है 22/7 का होता है। पाई कोई सर्च कर बताओ कुछ डेसिमल तक, 1415 शायद होता है, आगे 3-4 डिजिट बताओ मुझे, इसका गूगल कर दो मिल जाएगा, या कैलकुलेटर में, एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड रहता है, तो पाई इज इक्वल टू कैलकुलेटर में करोगे आ जाएगी वैल्यूज, ठीक है ना। 1592, ओके। 22/7 हम डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आएगा 3.142857, और 3.14 का मतलब है 3.140000, ये 00 चल रहा है, इसके आगे कुछ नहीं। अब आप इजीली देख पाएंगे कि क्या रिलेशन है इसमें। तो यहाँ ये हुआ सबसे लार्जेस्ट जो है वो है हमारा 22/7, है ना, ये है, उससे छोटा है हमारा पाई, और उससे छोटा है 3.14, तो ये रिलेशनशिप हो गया। ओके आगे बढ़ते हैं। तो एक और क्वेश्चन लिखिए, अ पॉइंट, ये दिखेगा, सो a point is randomly selected from a set है आपका x, y, z such that x between 1 and 3, y between 2 and 5, z between 1 and 6, ठीक। क्वेश्चन है so the probability that the point lies inside a sphere with center 2, 4, 5 with radius 1/2, बताइए, सिमिलर कॉन्सेप्ट पे है। या अगर अभी डिफिकल्ट लग रहा हो, थोड़े आसान, चूंकि मुझे कॉन्सेप्ट समझाना है तो मैं उतना कॉम्प्लिकेट करने के बजाय, अच्छा हो गया, कर दिया, ठीक है। देखो
मैं थोड़े आसान बना देता हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, दैन वो तो आप कर दोगे। मान लो ये दे दिया मैंने, यूनिट क्यूब दे दिया आपको मैंने, सो आपको मैंने यहाँ पे क्यूब दे दिया 010101, ठीक है। सो 010101 दे दिया, और अब यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, लेट्स से हाफ हाफ हाफ। चलिए अब बताइए, ठीक है। सर जो पहले था उसका आंसर 45720। ओके, अब थोड़े से कर सकते हैं इजीली क्योंकि वो आपका क्यूबॉइड था, सो क्यूबॉइड था सैंपल स्पेस और स्फीयर है आपका इवेंट। यहाँ क्यूब है, मैंने क्यूब आसान बना दिया, ठीक है। आप ये कर लीजिए, भी कर लेंगे आप। 1/8 है। ओके, तो जिनको समझ आ गया वो इजी है उनके लिए, है ना, उनको समझ आ रहा है क्या कर रहे हैं एक्चुअली हम लोग। देख लो, और किसी को डाउट है बताओ, आंसर फाइनल आंसर बताओ। कितना पाई बाई 5/6। ओके, यहाँ पे क्या है, जस्ट यू हैव इस तरह से 3D है, तो मैं ऐसे बना देता हूँ। सो ये 01 है, 01 01 01, ठीक है, तीनों 01 है। तो ये आपके पास सैंपल स्पेस जो है क्यूब है विथ साइड 1। अब इसके अंदर हाफ रेडियस पे आप स्फीयर बना लेंगे तो वो टच करेगा उसको, है ना, जो भी है। तो बस मैं समझाने के लिए कि स्फीयर इनसाइड होगा विथ सेंटर हाफ ऑफ हाफ है, तो इजी है, ठीक है ना। सो तो यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ईज होगी, सो दैट विल बी वॉल्यूम ऑफ ई अपॉन वॉल्यूम ऑफ एस, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ ई अपॉन वॉल्यूम ऑफ एस, तो आपको पता है कि स्फीयर की वॉल्यूम कितनी होती है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो सो 4/3 पाई 1 क्यूब, सॉरी 1 नहीं हाफ, सो हाफ का क्यूब है ना, ये हाफ है रेडियस। सो बस ये ध्यान रखो, यहाँ पे क्या है, मैंने सेंटर हाफ पे क्यों लिया है कि ऊपर हाफ है नीचे हाफ मार्जिन है, तो ये कहीं ना कहीं सरफेस को टच कर रही होगी बट आउटसाइड नहीं जाएगी। इवेंट सबसेट है सैंपल स्पेस का, यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ ई। सो 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन में एस, तो एस का तो वॉल्यूम 1 ही हो गया क्योंकि लेंथ 1 विड्थ 1 हाइट 1, a इंटू बी इंटू एच या 1 क्यूब आप जानते हो ऑलरेडी वॉल्यूम। सो इस तरीके से तो फाइनल आंसर आ गया। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4/3 इंटू पाई इंटू 1/8, तो 4 2 जा है ना, तो पाई/6 हो गया ना, ठीक है ना। तो बस जो लोग गलती कर रहे हैं उनको थोड़ा बहुत फॉर्मूले याद नहीं होंगे, कॉन्सेप्ट पता है, तो आंसर पाई/6 आ गया आपका। तो यहाँ बस बताने का मतलब ये है कि सैंपल स्पेस 3D है, इवेंट भी 3D है, उसका सबसेट है, तो सिंपल यू टेक द मेजर। अब वॉल्यूम ले लो। अब एक क्वेश्चन लिखता हूँ जो ध्यान में आया था, देखो ये क्वेश्चन लिखो। ये क्वेश्चन है कि लेट या 2 पॉइंट्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम द इंटरवल 0-9, ठीक है। सो 2 points are selected from the interval 0-9. So the probability that
the probability that difference between them is less than 3 is, ठीक है। एग्जाम का क्वेश्चन आया हुआ है, ट्राई कीजिए। सर 0,9 हाँ 0-9 इंटरवल है, 0 से 9 का, यस 0 to 9 का इंटरवल है। जो इंटरवल है 0 to 9। टू पॉइंट्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम द इंटरवल 0 to 9 यूनिफॉर्मली होगा। तो अगर नहीं लिखा मतलब वही है, यूनिफॉर्मली रैंडमली। तो मैं लिख देता हूँ, एग्जाम में लिखा हुआ यूनिफॉर्मली मैंने छोड़ दिया है। सो 2 points are selected uniformly or randomly from the interval 0-9. So the probability that the difference between that two numbers, selected two number, is less than 3 is. सर 4/27 ठीक, हाँ 4/27। ओके तो पहला ऑप्शन है 4/27। सिर्फ एक लोगों का ही आंसर है अभी तक। 24/36 है। तो 12 से काट दो, 12 2 जा, 12 3 जा। अब जो लोग जैम में रिपीटेड लोग हैं, जो लास्ट टाइम भी किए थे और अभी मान लो अच्छे रैंक के लिए कर रहे हैं, तो उनको तो ये सब आना चाहिए था। अगर आपको नहीं आया इसमें मतलब है ना, गलत बात है। तो ये सब तो आपको टिप पे होने चाहिए, इस तरह क्वेश्चन ऐसे करने हैं। सर 5/9 ओके मतलब पीवाईक्यू के जो भी क्वेश्चंस हैं वो तो आपको आने ही चाहिए एटलीस्ट।
4/9. देखिए सो देखिए आपका इंटरवल जो है 0 to 9 का है. यू आर सेलेक्टिंग 2 पॉइंट रैंडमली. सो लेट्स से वन इज x, वन इज y. आप कुछ भी ले सकते हो, a b c d समथिंग. सो कोई 2 पॉइंट सेलेक्ट किया x y, वो कहीं भी x हो सकता है. तो ठीक है ना, x कैन बी एनीथिंग फ्रॉम द इंटरवल 0 to 9, y कैन बी एनीथिंग बिटवीन 0 to 9. ठीक है, तो आपने यूनिफॉर्मली एक नंबर चूज किया इंटरवल 0 to 9 में, यूनिफॉर्मली एक नंबर चूज किया इंटरवल 0 to 9 में. ठीक है, द प्रोबेबिलिटी जो हमसे पूछी गई है कि डिफरेंस बिटवीन दिस टू नंबर इज लेस देन 3, तो मैथमेटिकली क्या लिखेंगे इसको? डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज लेस देन 3, मैथमेटिकली क्या मीनिंग है? मोड ऑफ एक्स हाँ, सो मॉड ऑफ x माइनस वाई लेस देन 3 या लेस देन इक्वल टू 3, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, अब आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है. ये इवेंट है आपका सैंपल स्पेस. आप ध्यान दो, देखो तो अगर आप ठीक से देखो तो ये कुछ ऐसा है. x यूनिफॉर्मली सेलेक्ट किया y, तो अगर मैं लिखूं कि जो x कॉमा y है मेरा एक्चुअली वो इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है 0 to 9 क्रॉस 0 to 9, इसको ऐसा लिखेंगे. सो x कॉमा y का जो ऑर्डर पेयर है वो इस इंटरवल में है. और ये इंटरवल क्या है, इसको अगर तुम ठीक से लिखोगे तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है x कॉमा y सच दैट x बिटवीन 0 and 9, y बिटवीन 0 and 9. ये सब पता ही होगा तुम्हें. तो सिंपल x 0 to 9 में कुछ भी हो सकता है, y कुछ भी हो सकता है. अब मुझे ये इवेंट है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तो एक काम कर सकते हैं हम कि तुम इसका देखो यहाँ पे. सो 0 मान लो 9 यहाँ है और 9 यहाँ है, तो 0 to 9, 0 to 9. सो x बिटवीन 0 to 9 कैन बी एनीथिंग, ये x एक्सिस, और ये y एक्सिस, y कैन बी एनीथिंग बिटवीन 0 to 9. ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है स्क्वायर, दैट इज योर सैंपल स्पेस. सो जो सैंपल स्पेस है, क्योंकि आप 2 पॉइंट चूज कर रहे थे, तो सेट ऑफ एक्स वाई, x बिटवीन 0 to 9, y बिटवीन 0 to 9. क्योंकि इसने कहा है कि यू सेलेक्ट 2 पॉइंट, तो मतलब यही कहना चाह रहा है कि यू सेलेक्ट 2 पॉइंट, x कॉमा है ना, सो x 0 to 9 के बीच है, y 0 to 9 के बीच है. अब आपसे प्रोबेबिलिटी जो इवेंट जो पूछी जा रही है वो इवेंट है दोज पॉइंट्स कि x माइनस वाई का गैप लेस देन 3 हो. सो x माइनस वाई के बीच का जो डिफरेंस है वो लेस देन 3 हो. तो दिस इज योर इवेंट E. अब आपको इस इवेंट E की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. यू नीड टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E. अब देखो बताओ, ये आपका जो सैंपल स्पेस और इवेंट है वो 1 डायमेंशनल में है या 2 डायमेंशनल में है या 3 डायमेंशनल में है? किस में है? एक मिनट में आता हूं. 1 डायमेंशन. एक मिनट आया है. अभी जो मैंने सैंपल स्पेस लिखा हुआ है, जो इवेंट लिखा हुआ है, वो 1 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है? क्या है? 2 डायमेंशनल है ना, क्योंकि ऑर्डर पेयर लिखा ना मैंने. देखो 1 डायमेंशनल वो इंटरवल था 0 to 9 वाला, लेकिन आप समझो उसने कहा 2 पॉइंट सेलेक्ट करो. सो व्हेन यू आर सेलेक्टिंग 2 पॉइंट, तो वो कहीं ना कहीं ऑर्डर पेयर की बात हो गया यहाँ पे. x एंड y यू आर सेलेक्टिंग, x बिटवीन 0 to 9, y 0 to 9. तो ये जो अभी सैंपल स्पेस मैंने लिखा है ये 2 डायमेंशनल है एक्चुअली. यू आर सेलेक्टिंग 2 पॉइंट्स, मतलब x y अलग अलग, तो उसको मैंने ऑर्डर पेयर बना दिया. तो इस तरीके से x 0 to 9 में कुछ भी हो सकता है, y 0 to 9 कुछ भी हो सकता है. अब मुझे क्या देखना है
ये रीजन कौन सा है, इसके अंदर इवेंट ई कौन सा है। तो आपको ग्राफ बनाना तो आता ही होगा आप लोगों को, तो मुझे ग्राफ बनाना है इस इनइक्वालिटीज का। कौन सी इनइक्वालिटी है, mod x minus y less than 3, so this is the inequality। तो देख लो, सर 3 और -3 से नहीं, मतलब 3 और -3 पे अच्छा mod लगा हुआ है तो उसके लिए 3 और -3 साइड यस यस। तो देखो इसको ओपन करो, दो चीजें यहाँ पे। तो जब भी आपको क्या करना होता है, जब भी आपको किसी इनइक्वालिटी की ग्राफ बनानी हो तो फर्स्ट यू मेक द ग्राफ ऑफ इक्वलिटी, या इसको तुम अगर ओपन करो, सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस। सो इस रीजन का मतलब क्या है, ई को थोड़ा और एक्सपैंड करो। सो मॉड खोलते हैं तो क्या होता है, x माइनस वाई मोर देन -3 लेस देन 3, यही ना। तो ये रीजन बनाना था। फर्स्ट यू मेक द ग्राफ ऑफ कर्व x माइनस वाई इक्वल टू 3, फर्स्ट यू मेक ग्राफ ऑफ कर्व x माइनस वाई इक्वल टू 3 और -3। देखो आपने ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पढ़े होंगे लोअर क्लास में, 11th क्लास 11th में था ना। तो क्या करते, जब भी कोई रीजन का ग्राफ बनाना होता था पहले आप एक लाइन का ग्राफ बनाते थे, उसके बाद रीजन सेलेक्ट करते हैं, अपर हाफ, लोअर हाफ, राइट हाफ, लेफ्ट हाफ बाद में सेलेक्ट करेंगे। तो पहले आप ग्राफ बनाइए x माइनस वाई इक्वल टू 3 का एंड x माइनस वाई इक्वल टू -3 का, इन दोनों ग्राफ बनाइए। सो x माइनस मतलब पहला ग्राफ बनाता हूँ, x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, तो अगर मैं x को 0 रखता हूँ तो y 3 हो जाएगी। तो यहाँ मान लो 3 6 9। So when x is 0, y is 3, so this is the point. When x is 6, y is 9. When x is 6, y is 9. Okay. तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट x 6, y 9। मैं पहले वाली लाइन का ग्राफ बना रहा हूँ, फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन, फर्स्ट लाइन का ग्राफ। सो x जब 6 है तो y 9 होगी ना, हाँ x 6 minus 9 minus 3, और x 0 y 3, x 3 तो y 6 है ना, x जब 3 है तो y 6। तो ओके, तो ये वाली लाइन आ गई आपकी। सो दिस इज योर लाइन x माइनस वाई इज इक्वल टू -3। सिमिलर वे अब यहाँ x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, तो जब x 3 है तो y 0 होगा, तो x 3 y 0 दिस पॉइंट। जब x 6 है तो y 3 होगी, तो x जब 6 है तो y 3 होगी, और जब x 9 है तो y 6 होगी। सो दिस इज योर लाइन x माइनस वाई इक्वल टू 3। ओके, अब देखो, अब आप बताओ मुझे कि इवेंट E जो है सेट ऑफ दोज पॉइंट्स फॉर विच x माइनस वाई मॉड इज लेस देन 3, तो कौन सा रीजन होगा, आप समझ पा रहे होंगे इजिली। हाँ जी, क्या लिखूं, रीजन ना। सो दिस इज योर इवेंट E, जो रेक्टेंगल है वो सैंपल स्पेस है, एंड दिस इज योर इवेंट E एक्चुअली, ठीक है। सो दिस इज योर इवेंट E। अब बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E। सो व्हाट विल यू राइट, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, क्या लिखेंगे। हाँ, एरिया ऑफ E अपॉन एरिया ऑफ S, ठीक है। सो E मतलब शेडेड रीजन, तो इसका एरिया निकालने से बेटर ये पूरे का एरिया निकाल लो। तो ये तो रेक्टेंगल तुम्हारा जो डिनोमिनेटर है वो पूरा स्क्वायर है, 9 into 9 81। सो 81 इज द एरिया ऑफ योर सैंपल स्पेस। अब इसका एरिया निकालना है तो बेटर है इन दोनों का एरिया निकाल के टोटल में से माइनस कर दो, है ना। तो मतलब 81 टोटल एरिया है, उसमें से इन दोनों ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो। ये ट्रायंगल क्या है, ये लेंथ 6 विड्थ 6, तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना हुआ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। यही देख लो, ये ट्रायंगल लेंथ 6 हाइट 6, हाँ तो 6 6 36 अपॉन 2 18। तो दोनों पोर्शन को हटा दो, -18 -18। तो क्या किया हमने, टोटल रेक्टेंगल के एरिया में से ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को आउट कर दिया, तो जो न्यूमरेटर में बचा वो इस सेंट्रल रीजन का एरिया बचा। और भी तरीके से निकाल सकते हो बट ये आसान है। तो फाइनली आ गया 81 माइनस 26 कितना है बताओ। 5/9। ओके, चेक करो बाकी लोग।
यस सर। ठीक है ना, तो थोड़ा सा घुमा दिया एग्जाम में, है ना। वो इंटरवल 0.9 दिया था एक पॉइंट के लिए, बट यू नीड टू सेलेक्ट 2 पॉइंट्स। अगर 3 पॉइंट सेलेक्ट करना होगा तो वो 3D में चला जाएगा, फिर वो जो आपका ये सैंपल स्पेस वो क्यूब हो जाएगा 090909 का, x एक्सिस 09, y 09, z 09, तो क्यूब अगर 3 पॉइंट सेलेक्ट करने की बात करता है तो सैंपल स्पेस उस केस में फिर क्यूब बनाएगी। सिंगल पॉइंट, एक इंटरवल पे सिंगल पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हैं, देन इंटरवल 0 to 9 सैंपल स्पेस है। यू आर सेलेक्टिंग 2 पॉइंट, देन सेट ऑफ 2 पॉइंट जो भी होगा 0 to 9, 0 to 9 में कोई भी 2 पॉइंट हो सकता है, तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इस तरह सैंपल स्पेस बनाएंगे वो। आगे बढ़ते हैं थोड़े से। ओके, तो ये अभी जो डिस्कस किया हमने, ये क्या था, ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी, है ना। तो इसमें क्या डिस्कस किया हमने, और भी क्वेश्चन एक दो हैं जहां में आए हुए हैं, तो वो आगे डिस्कस करेंगे अभी। अभी जो हमने डिस्कस किया सिंपल ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी, इसमें ये है कि आपको डिसाइड करना है कि जो आपका सैंपल स्पेस 1 डायमेंशनल है, सो लेंथ ऑफ इवेंट अपॉन लेंथ ऑफ सैंपल स्पेस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। अगर आपका सैंपल स्पेस या इवेंट 2 डायमेंशनल है, सो एरिया ऑफ इवेंट अपॉन एरिया ऑफ सैंपल स्पेस, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई होगी। अगर सैंपल स्पेस या इवेंट 3 डायमेंशनल में है, सो लेंथ ऑफ इवेंट वॉल्यूम ऑफ इवेंट ई अपॉन वॉल्यूम ऑफ सैंपल स्पेस, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। ठीक है, सो आगे यहाँ बुल्स एंड बोनफेलोनी इनइक्वालिटीज, ये क्या होता है, चलो। हमने कुछ इनइक्वालिटीज पहले भी देखे हैं, फिर इस पे आते हैं। देखो, हमने कल देखे थे एडिशन थ्योरम, तो एडिशन थ्योरम से आया था, है ना। एडिशन थ्योरम कुछ और नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी ये वाला है, यूनियन ऑफ ए आईज आई फ्रॉम 1 to n, ठीक है ना। तो ये था कि टेकिंग समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई फ्रॉम 1 to n माइनस समेशन टेकिंग 2 at a time, so probability ai intersection aj I less than j and ij can take value 1 to n, so on, taking plus of 3 I less than j less than k and ijk can take value 1 to n, so on। जो लास्ट है -1 की पावर n-1 या n+1, जो भी आपको ठीक लगता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल। देखो, सो ये था हमारे पास, इस फॉर्मूले का नाम है एडिशन थ्योरम, या इसी का दूसरा नाम है इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इंक्लूजन एक्सक्लूजन फॉर्मूला। सो ये जनरलाइज हो गया, ये बिल्कुल उसी फॉर्मूले से जनरलाइज हुआ है। आप लोग ऑलरेडी जानते हैं ये वाला फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी वाला, है ना, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। सो ये फॉर्मूला, इसका नाम भी वही है, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी या इंक्लूजन एक्सक्लूजन, यही है, इसी का जनरलाइज फॉर्म है ये, कि यहाँ पे n सेट के यूनियन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम 2 सेट के यूनियन की बात कर रहे हैं। सो यू कैन टेक यूनियन ऑफ 3 सेट्स, यूनियन ऑफ 4 सेट्स, उसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब क्या है इसमें, हमने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ ए आईज आई फ्रॉम 1 to n, इसमें और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आईज आई फ्रॉम 1 to n, इन दोनों में क्या रिलेशन है, इन दोनों नंबर में इन जनरल, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ी मजे की बात ये है, तो बोलेंगे कि ये जो प्रोबेबिलिटी है इसका अपर बाउंड क्या है आपके पास। सो यू हैव जो प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ ए आई, इसका अपर बाउंड है समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई, अपर बाउंड हुआ, क्योंकि जिससे वैल्यू कम होती है वो अपर बाउंड है, तो इससे इसकी प्रोबेबिलिटी इससे कम है, तो ये अपर बाउंड हुआ। अब ये किससे ज्यादा होगी, मुझे इसका लोअर बाउंड भी चाहिए, इसका लोअर बाउंड चाहिए। सो किसी को आइडिया है? तो ये वाला टर्म देखो, ये वाला टर्म अपर बाउंड है, जो पहला टर्म आपने लिया है तो वो अपर बाउंड, मतलब इसकी वैल्यू जो है, जो पहली टर्म जस्ट है, वो इससे ज्यादा है। तो होता क्या है, इसमें से अगर आप इसको घटा दो, जो दूसरा टर्म भी साथ में ले लो आप, दिस माइनस दिस, तो अब जो वैल्यू इन दोनों की मिला के आएगी, दिस माइनस दिस, ये कम हो जाएगी इससे। तो मतलब ये है, मैं ये बोलना चाह रहा हूं यहाँ पे, सो समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आईज आई फ्रॉम 1 to n माइनस जो दूसरी टर्म है वो इंक्लूड कर लो, समेशन ए आई इंटरसेक्शन ए जे
I less than j and ij can take value 1 to n. So ये जो आपके पास जो मैंने लिखा है इस इनइक्वालिटी का नाम है, क्या नाम है इसका, किसको आइडिया है? सो इसका अपर बाउंड ये क्वांटिटी है और इसका लोअर बाउंड ये क्वांटिटी है. सो दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड वॉन फेरोनीज इनइक्वालिटी. अब ये सब कैसे हेल्प करता है एग्जाम में, इसी पे ऑप्शन बना देंगे, 4 ऑप्शन बना देंगे, है ना. देख लो, कोई डाउट है तो बताओ, मैं इसको थोड़ा इंप्लीमेंट करके बताता हूं. देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, तो इसी का एक यूज ये है कि दिस क्वांटिटी इज लेस देन PA प्लस PB, दिस क्वांटिटी इज मोर देन PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B. मैं बस इसी फॉर्मूले को n बराबर 2 के लिए लिख रहा हूं. ये जो लिखा है ना, n को 2 रख दिया हमने, मतलब वी हैव 2 सेट्स ओनली. सो 2 सेट्स के लिए अगर इसको ओपन करोगे आप, सो यू विल हैव दिस फॉर्मूला. ये जो आप ऑलरेडी जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी A यूनियन B लेस देन इक्वल टू वो होगी और मोर देन इक्वल टू ये होगी. हालांकि यहाँ पे दोनों इक्वल ही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है मोर देन इक्वल टू लिखने में. मोर देन और इक्वल टू होता है ना, ये है. सिमिलरली अगर आप 3 सेट्स के लिए लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी A यूनियन B यूनियन C. So this quantity is less than equal to probability of A plus probability of B plus probability of C, and this quantity is more than equal to, ठीक है, ये हो गया. आगे क्या लिखना है? Taking 2 at a time. ठीक है. So ये जो क्वांटिटी है इसकी वैल्यू कम होगी इससे और ये उससे कम, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C का जो अपर बाउंड है दिस, सॉरी लोअर बाउंड इज दिस, इससे ज्यादा है ना, ये लोअर बाउंड है और इसके अपर बाउंड वो है, उससे छोटी है इसलिए वो अपर बाउंड है. सिमिलरली यू कैन राइट फॉर 4 5 6. तो इस तरीके से बस यहाँ 2 एट अ टाइम लेंगे, बस यहाँ भी ऐसे ही होगा, है ना. जैसे हाँ जी विश्वास, कुछ पूछना, आपकी आवाज नहीं आ रही. नहीं नहीं नहीं, वो ध्यान से देखो, वही तो लिखा है यहाँ पे, ये तो समझाना चाह रहा हूँ. यहाँ बस टेकिंग 2 एट अ टाइम, 3 नहीं. अगर वो तुम ले लोगे तो इक्वल हो जाएगा. सो अगर आप यहाँ पे ले लिया प्लस प्रोबेबिलिटी A यूनियन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा एक्चुअली. हम वही तो बता रहे हैं. चलो 4 के लिए भी लिख के दिखाते हैं और क्लियर हो जाएगा. सो अगर मेरे पास है प्रोबेबिलिटी A यूनियन B यूनियन C यूनियन D, तो इसका अपर बाउंड होगा PA प्लस PB प्लस PC प्लस PD. ये हो गया इसका अपर बाउंड. इसके लोअर बाउंड क्या है? सो PA प्लस PB प्लस PC प्लस PD माइनस A इंटरसेक्शन B माइनस प्रोबेबिलिटी B इंटरसेक्शन C माइनस, अच्छा एक मिनट, A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन D, BC लिख ही चुका हूँ, माइनस, सो BC हो गया ना. अब क्या बचा है? BD माइनस CD, इतना ही रहेगा. सो टेकिंग 1 एट टाइम प्लस में एंड 2 वाला का डिफरेंस में. सो ये जो प्रोबेबिलिटी है, हमने ये माइनस कर दिया ना, तो इससे ये कम हो गई और वो ज्यादा हो गई. तो ये फॉर्मूला है. तो कई बार एग्जाम में इस तरह अगर ऑप्शंस आते हैं तो आप डिसाइड कर पाओगे या कहीं यूज हो सकता है इसका बाउंड निकालने में, है ना. जैसे बाउंड के लिए आगे हम पढ़ेंगे, मार्कोव इनइक्वालिटी है, चेबीशेव इनइक्वालिटी, वही प्रोबेबिलिटी का बाउंड बताती है. ये भी इस प्रोबेबिलिटी का बाउंड बताती है. तो कई बार ऑप्शंस में होते हैं कि दिस इज लेस देन इक्वल टू 1/4, मोर देन, इस तरह से लिखा रहता है ना ऑप्शंस में. तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा किस इनइक्वालिटी से ऐसा दिखा पाओगे आप. और भी कुछ 1-2 इनइक्वालिटीज हैं. जैसे अभी मैं, किसी को डाउट है इसमें, आगे ऐसे लिख सकते हो. तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा गया है कि यूनियन ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन AN, ये लेस देन है प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 अप टू प्रोबेबिलिटी ऑफ AN, एंड ये ज्यादा है सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ अप टू AN माइनस सब्ट्रैक्टिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इवेंट, है ना, टेकन टुगेदर.
सो इसका नाम है बोनफेरोन इनइक्वालिटी। तो उसी से ये सब लिखा मैंने, यही उसी का स्पेशल केस ये सब हो गया। अब आगे थोड़े आएंगे, कुछ और होते, जैसे मान लो मैं अगर तुमसे पूछूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इन दोनों में क्या रिलेशन है? लेस देन इक्वल टू। अब इस पे भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है, तो इन दोनों को अगर मैं एक साथ लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना चाहूं मैं, इंटरसेक्शन ऑफ दोनों का इंटरसेक्शन के एक साथ लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूं मैं? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज लेस देन वो। अब ये तो सेम ही है, तो ये इससे भी छोटी है, इससे भी छोटी है, तो इन दोनों में जो भी स्मॉलर होगी, तो इन दोनों की जो मिनिमम होगी उससे भी छोटी होगी। अब ये एग्जाम में ये आया हुआ क्वेश्चन है, इस तरह के ऑप्शंस बना के दे देते हैं वो, ये एक ऑप्शन होगा, आपको डिसाइड करना है। सिमिलरली जी एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम, हाँ 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 एक मिनट, इसको भी कर लेते हैं पहले। अब ए यूनियन बी है और पी ए है, यहाँ क्या रिलेशन है? बताओ यहाँ पे क्या होगा? हाँ ग्रेटर इक्वल टू। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लो, दोनों का कॉमन बताओ इंटरसेक्शन लेके। हाँ सो ए यूनियन बी जो है, अब ये इससे भी ज्यादा है, इससे भी ज्यादा, तो इन दोनों में जो लार्जर होगा उससे भी ज्यादा होगा। सो दिस इज मोर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ, ये भी एग्जाम में ऑप्शन आया हुआ है। सो पी ए प्लस पी बी, इस तरीके से। एग्जाम्पल क्या है, कोई भी एग्जाम्पल ले लो ट्रू होगा, जहां पे ये होल्ड कर रहा है वो होल्ड कर रहा होगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, अब क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में आते हैं इस पे, तो क्वेश्चन ऐसा रहता है, लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 1/3, मान लो ऐसा है, ठीक है। आपको बता दिया कि ए की ऐसी है, बी की प्रोबेबिलिटी ये है, या एक मिनट, मान लो इस तरह से है। सो अब मान लो यहाँ पे जो भी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आएगी तुम चेक कर सकते हो ना। सो मान लो ए यूनियन बी जो आएगी, या हटा दो, इन्हें हटा दो, मैं इसे पूछो तुमसे कि देन इसी पे अगर ऑप्शन बना दें, क्या हो रहा है, देन सिर्फ इतना दे दिया आपको, ठीक है ना। तो देन ऑप्शन ए है कि कौन सा ऑप्शन हमेशा ट्रू होगा, ए इंटरसेक्शन बी इज मोर देन इक्वल टू 1/2, ऑप्शन होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज लेस देन इक्वल टू 1/2, ऑप्शन सी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज मोर देन इक्वल टू 1/2। एक मिनट, यहाँ पे मुझे चेंज करना पड़ेगा, नहीं ठीक है। और बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अब तुम्हें ये फॉर्मूला याद रखना होगा, तो उससे हो जाएगा। मैं वेरीफाई करके दिखाता हूँ, एक एग्जाम्पल से भी करके दिखाता हूँ, वेरीफाई करके। तो आपको बस ये फॉर्मूला लगाना है, ध्यान रखना चाहिए। ए बी की प्रोबेबिलिटी पता है, तो मुझे पता है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है, बड़े होने की गारंटी तो नहीं दे सकते, बट ये जरूर गारंटी है कि हाफ से छोटी होगी, है ना, उससे। तो इन दोनों में मिनिमम कौन सा है? 1/2 ना, ये 1/2 है, तो ये पक्का सही हो जाएगी। और यूनियन है, तो यूनियन ज्यादा होगी मैक्सिमम ऑफ पी ए पी बी से, तो पी ए और पी बी में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी बी में जो ज्यादा है वो गारंटी है कि यूनियन उससे ज्यादा होगा, ये इक्वल होगा। तो इनमें लार्जर कौन सा है? सो ये बी और ये डी, मतलब सर सी भी तो सही हो जाएगा।
सी कैसे सही होगा? हाँ सी भी ऐसे सही हो जाएगा, बात सही है। हाँ तो मुझे यहाँ पे ये भी ठीक है। तो मुझे लगता है कि एक बार मैं वैसे लिखना चाह रहा था, ऐसे ट्रू तो ये भी हो जाएगा, हाँ क्योंकि इनइक्वालिटी यहाँ ये भी तो है, सो वैसे भी ट्रू हो जाएगा, लेकिन मैं वो यूज करना चाह रहा था। ठीक है ना? हाँ कोई नहीं, जैसे मान लो अगर मैं यहाँ लिख देता, वैसे ये भी ट्रू हो जाएगा, सही बात है। तो मुझे गलत करना है मतलब ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, अगर ये भी ट्रू है तो कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। बस ये तो वैसे यहाँ पर सिंपल इसी पे आ गया क्वेश्चन, लेकिन मुझे थोड़ा दिखाना था वैसे। अच्छा एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया है, मैं दिखा देता हूँ, बस अभी ऐसे ही बना दिया हमने। सो एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आए हैं, फिर भी इसमें कुछ क्वेरी तो नहीं है ना, देख लो भाई। या मान लो अगर मैं लेस देन इक्वल टू लिख देता तो गलत हो जाता है ना, अगर मैं यहाँ पे मान लो लेस देन इक्वल टू लिख देता तो फिर गलत हो जाता। ये मान लो लेस देन इक्वल टू 3/4 लिख दिया इस तरीके से, तो उस केस में ये गलत हो जाएगा। अब इसको वेरीफाई करके देख लो। तो आप कोई भी क्वेश्चन ले लो, ये इन जनरल थ्योरम है, मतलब ये तो एक थ्योरम हो गया ना, ये एक रिजल्ट है, ये एक रिजल्ट है, मतलब एक थ्योरम हो गया कि ए बी कोई भी इवेंट ले लो तुम, ए एंड बी आर एनी टू इवेंट, दिस थिंग विल ऑलवेज बी ट्रू, ये थ्योरम है, रिजल्ट है। कोई भी एग्जांपल ले लो, मान लो क्वाइन डाई वाला केस ले लो कि 1 2 3 4 है, और तुम वेरीफाई करके देख लो इसको। सो मान लो इवेंट ए है तुम्हारे पास 1 2 3 लेट्स से, और बी है तुम्हारे पास 3 4 5 लेट्स से दिस। अब तुम चेक करके देख लो वेरीफाई करके, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा यहाँ से 3। अब तुम खुद वेरीफाई करके देख लो, ये ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी होगी 1/6, तो 1/6 छोटी होगी, इसकी कितनी है 3/6, 3/6 तो ऑब्वियसली छोटी होगी ना। हालांकि इक्वल ले लिया मैंने यहाँ पे, अलग भी ले सकते हैं अगर तुम्हें अलग रखना हो तो, यहाँ कुछ 3 4 दे लो खाली, तो अलग रखना हो तो। सो ए की प्रोबेबिलिटी 3/6, बी की 2/6 और ए इंटरसेक्शन 1/6, तो 1/6 लेस देन इक्वल टू दोनों से जो भी मिनिमम है, तो ये 3/2 3/6 2/6, तो 3/6 और 2/6 में जो स्मॉलर है, मिनिमम मतलब दोनों स्मॉलर है, उससे भी कम होगी, तो 1/6 लेस देन 2/6 है, यस वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ भी देख लो, यूनियन की प्रोबेबिलिटी निकाल लो तुम। अच्छा मैं क्या कर रखा हूँ, एक मिनट, तो यहाँ मैं 6 तक लिखना था ना, 4 5 6 है ना, ताकि मैं 6 लिख रहा हूँ डिनोमिनेटर में, ओके है ना, देख लो एक बारी। और यूनियन फाइंड करते हैं तो यूनियन में क्या आएगा 1 2 3 4 आ जाएगा, ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा 1 2 3 4, तो ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी आएगी 4/6, तो 4/6 इज मोर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ 3/6 2/6, तो मैक्सिमम क्या है 3/6, तो 4/6 इज मोर देन 3/6। यू कैन वेरीफाई विद एनी एग्जांपल, क्योंकि ये इन जनरल ट्रू, ये थ्योरम है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ पीएपीबी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज ऑलवेज मोर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ पीएपीबी। और कहाँ से आया, तो यहाँ से आया, ठीक है। तो ये जस्ट इन जनरल ट्रू है, किसी भी एग्जांपल के लिए ट्रू होगा। अच्छा तो अभी मैंने क्या डिस्कस किया, बोनफेरेन इनइक्वालिटी। बोल्स इनइक्वालिटी क्या है उसकी बात करते हैं। तो इनइक्वालिटी के केस में भी डिस्कस कर लिया, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। अब बोल्स इनइक्वालिटी कहती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होगी ये हमेशा मोर देन इक्वल टू होगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट के। इन जनरल प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 है ना, इंटरसेक्शन मान लो कितने भी इंटरसेक्शन ले लो तुम, सो AN तक है, मान लो AN तक, सो दिस विल बी मोर देन इक्वल टू 1 माइनस समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ AI कॉम्प्लीमेंट I फ्रॉम जो भी है 1 to n, ये कहने का मतलब, ठीक है। तो ये आपका है बोल्स इनइक्वालिटी। इसमें कई बार क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए तो आपको याद है, मान लो कुछ ऐसा इवेंट दे दिया तो उसमें चेक करना है कि कौन सा ट्रू है, तब इसको यूज कर सकते हैं। इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी इससे हमेशा ज्यादा होगी। यहाँ भी तुम कोई भी एग्जांपल ले लो, वर्क करेगा। यही एग्जांपल देख लो चाहो तो। सो यहाँ से भी देखते हो अगर तुम कि ए का है 3/6 तो ए कॉम्प्लीमेंट भी 3/6, बी की प्रोबेबिलिटी 2/6 तो बी कॉम्प्लीमेंट 4/6,
तो 4/6 3/6 है ना, तो यहाँ पुट करके देखो 4/6 3/6 कितना आएगा 7/6 कॉम्प्लीमेंट, तो ज़्यादा ही हो गया, तो ए इंटरसेक्शन बी ज़्यादा होगा 1 माइनस 7/6, 1 ज़्यादा नेगेटिव ही आ गया ना, तो नेगेटिव ज़्यादा तो होगा ही, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कुछ कम प्रोबेबिलिटी होगी तब भी वैसा होगा, एक बार चेक कर लो। किसी का प्रोबेबिलिटी 4/6 किसी का प्रोबेबिलिटी 7/6 नहीं वो प्रोबेबिलिटी कहाँ वो बोल रहे हैं हम, 1 माइनस 7/6 आएगा ये, तो 1 माइनस 7/6 कितना आएगा -1/6 आ जाएगा ना शायद। हाँ तो प्रोबेबिलिटी किसी की थोड़ी है, ये तो नंबर है कोई, बस ये हमें बता रहा है, ये इनइक्वालिटी हमें ये बता रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है उसका लोअर बाउंड ये है, दिस इज द लोअर बाउंड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये चीज है। अब वो क्वांटिटी कोई नंबर है, ये प्रोबेबिलिटी थोड़ी बता रहा है पूरा, ये पूरा किसी की प्रोबेबिलिटी जरूरी नहीं होगा, ये कोई नंबर है, ये प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी है, तो पूरा मिला के जरूरी नहीं प्रोबेबिलिटी होगी, तो 7/6 किसी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, तो बस बाउंड बता रहा है ना। हमने रिमार्क में जैसे अभी पढ़ा है, पीछे रिमार्क में पढ़ा है कि जो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी है, सो ये जो होगी लेस देन इक्वल टू होगी मिनिमम ऑफ पी ए कॉमा पी बी से, है ना, तो इस तरीके से। तो ये बता रहा है कि इस क्वांटिटी का अपर बाउंड है ये, और यहाँ क्या बता रहा है इस क्वांटिटी का ये लोअर बाउंड है, इस तरीके से, है ना। वैसे ही हमने अभी पढ़ा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी मोर देन इक्वल टू होगा मैक्सिमम ऑफ पी ए और पी बी के, तो इस क्वांटिटी का ये लोअर बाउंड है। बोनफेरिन ने बताई दिया बोनफेरिन इक्वालिटी क्या है, तो ये हो गया, मतलब थ्योरेटिकली हमने देख लिया एक बार क्या है, क्वेश्चंस इस पर ट्राई कर सकते हैं, तो बनाए जा सकते हैं क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस तो भी करना है ही, पहले बार थ्योरीज डिस्कस कर लें। तो अभी हमने क्या क्या डिस्कस किया, टाइम है खत्म हो गया, खत्म हो रहा है। सो अभी हमने ये डिस्कस कर लिया, ठीक है। सो अभी तक हमने ये वाले, मतलब अभी मेनली हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं ना, कि ये चीज़ें डेफिनेशन क्या है, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, फिर क्वेश्चंस भी कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चंस और करेंगे, असाइनमेंट मिलेगा अभी, तो उसमें है ड्राइव में बहुत सारे हैं, तुम ट्राई करो, बुक्स है इतने सारे, कहीं किसी भी बुक से ट्राई करो, किसी भी ट्राई करो, डाउट पूछो, कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है, ये वाला पार्ट में डिस्कस, बुक्स इनइक्वालिटी क्या है, बोनफेरिन इनइक्वालिटी क्या है, ये डिस्कस किया। साथ में यूनियन इंटरसेक्शन, हमने यूनियन एंड इंटरसेक्शन का जो बाउंड है उसका भी हमने डिस्कस किया, इनइक्वालिटी। सो क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करो, इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस हैं, चाहे जैम के पीवाईक्यू हो, गेट का हो, नेट जो भी ISI है, किसी भी एग्जाम का ट्राई करो तुम इस पे बेस्ड, और डाउट्स पूछो क्लास में, है ना, पहले आधे घंटे में डाउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बुक्स इतने सारे मार्केट में अवेलेबल है, किसी बुक का डाउट पूछो जी। Sir, any books available to do the questions on this topic? Yes, so there are any book you start with, any book start with this topic only, so any probability and statistics book you start, for example the book from fundamental of mathematical statistics, you can try this book also, PDF is available in Drive, fundamental of mathematical statistics, or you can start with simply easy book probability and mathematical statistics by Prasanna Sahu, this book is there, तो ये तो मैंने PDF Drive में अवेलेबल है PDF, you can try book, any book you can start with, so any probability statistics book will have first chapter this only. Okay, sir. Yes. Okay. So you try questions from that book, you solve example first, solve yourself, then match your answer, then you solve exercises, then you ask doubt. You can solve previous year papers, it is available in Drive, basic probability नाम से होगा, so you search basic probability problem, then you can try. ना एग्जाम और गेट में इसका वेटेज बहुत कम है, गेट में 2-4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 1 या 2 आते हैं, जैम में इसके मतलब 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं जैम में, 5 to 10 मार्क्स, है ना, 3-4 क्वेश्चन आते हैं इससे। यस सर, एक बार ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी को ब्रीफ में बता दें। हाँ, ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी में बस ये था कि उसमें ज्योमेट्री इन्वॉल्व है एक्चुअली, तो उसमें क्या ज्योमेट्री इन्वॉल्व है कि मैंने कहा सैंपल स्पेस आपका कोई लाइन इंटरवल, मतलब लाइन सेगमेंट है, ठीक है ना, इंटरवल है कोई, एंड उस केस में आपका इवेंट अगर सबसेट है उस इंटरवल का, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट विल बी लेंथ ऑफ दैट इवेंट अपॉन लेंथ ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है। देन अगर आपका सैंपल स्पेस 2 डायमेंशनल है, मतलब रेक्टेंगल हो गया या सर्कल है, इस तरह से सैंपल स्पेस, और उसका कोई सबसेट इवेंट होगा, तो इफ योर सैंपल स्पेस इज 2 डायमेंशनल
या इवेंट इज टू डायमेंशनल, इन दैट केस द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ इवेंट ई अपॉन एरिया ऑफ सैंपल स्पेस. ओके, एंड सिमिलरली व्हेन योर सैंपल स्पेस इज 3 डायमेंशनल, इन दैट केस the probability of event E will be volume of event E upon volume of sample space. ठीक है? हाँ, सो आप इसको देखना, नोट से भेज दूंगा. और बाकी नेक्स्ट क्लास में ये पार्ट खत्म हो जाएगा. नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन रूल, थ्योरम प्रोबेबिलिटी बेस्ड थ्योरम, पेयर वाइज एंड म्यूचुअल इंडिपेंडेंट, ये डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में. सो ये थ्योरी नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगी. ठीक है, देन एक क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे. सो इन द नेक्स्ट क्लास विल सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस आस्क्ड इन जैम एंड गेट और एनी योर डाउट्स, है ना. तो एक और क्लास, देन विल स्टार्ट दिस टॉपिक. ओके, चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. चलिए, थैंक यू, गुड नाइट.